क्योंकि बीच में 2 हफ्ते का वक्फा आ गया, इसलिए मुझे मालूम नहीं कि आप कितनी चीज़ें याद हैं कितनी नहीं याद, तो हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। इस कोर्स का नाम है माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर्स। और इस कोर्स में हम इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर्स की एक जनरल स्टडी जो है वो करते हैं। और एज फार एज स्टडी इज कंसर्न, तो क्योंकि इंटेल का जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है वो एक कोर माइक्रो प्रोसेसर है या एक बेसिक माइक्रो प्रोसेसर है, जिसका स्ट्रक्चर जो है वो आज तक के जो इंटेल के लेटेस्ट प्रोसेसर्स हैं उसके अंदर प्रिजर्व है। इसलिए एकेडमिकली जब भी प्रोसेसर की स्टडी की जाती है तो वो 8086 से शुरू की जाती है, कि वो आपका एक बेस लाइन प्रोसेसर है। उसकी अगर आपको आर्किटेक्चर समझ में आ गई, उसकी इंस्ट्रक्शंस, उसकी वर्किंग समझ में आ गई, तो फिर जो उससे एडवांस लेवल के प्रोसेसर हैं उनको समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता। तो इनिशियली हमने पहले चैप्टर में तो एक ओवरऑल एक हिस्ट्री डिस्कस की, जो कंप्यूटिंग की और कैलकुलेशन की हिस्ट्री थी, और जो माइक्रो प्रोसेसर 8086 इंटेल की सीरीज़ थी उसकी हिस्ट्री थी, उसको हमने डिस्कस किया। और हमारे सामने ये बात आई कि किसी भी प्रोसेसर में जो प्रोसेसर बेस सिस्टम होगा उसके 3 आपके सैलिएंट कंपोनेंट्स होंगे। एक आपका प्रोसेसर होगा, एक आपकी मेमोरी होगी, और एक आपका आईओ सिस्टम होगा। तो इन तीनों ब्लॉक्स को मिला के, तीनों चीज़ों को मिला के आपका एक माइक्रो प्रोसेसर बेस सिस्टम जो है वो डेवलप होगा। तो आपसे मैंने बताया था कि भाई इस कोर्स के परस्पेक्टिव में जो माइक्रो प्रोसेसर है इट्सेल्फ उसकी स्टडी भी हम करेंगे, और जो मेमोरी और उसके इंटरफेसेस हैं उसकी स्टडी भी हम करेंगे, और जो आईओज हैं और उनकी इंटरफेसिंग है प्रोसेसर के साथ उसकी स्टडी भी करेंगे। सो बाय दिस वे जब हम उन तीनों ब्लॉक्स की डिटेल स्टडी कर लेंगे तो हमारा एक पोर्शन ऑफ द कोर्स जिसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम, तो वो हमारा कवर हो जाएगा। तो चूंकि इस कोर्स में माइक्रो कंट्रोलर भी है, लिहाजा विद रिस्पेक्ट टू सी एल ओज आपके 3 CLOs हैं। एक CLO आपका माइक्रो प्रोसेसर की स्टडी है, तो जिसमें करीबन इस बैरी बी ब्रे के 6-7 चैप्टर्स हैं, जिनमें से हमने 4 चैप्टर कवर कर लिए हुए हैं। पाँचवा छठा चैप्टर हम आज कवर करेंगे, और एक चैप्टर रह जाएगा, तो वो आपका इसी वीक में एक क्लास आपकी और होगी जो कि आपकी मिसिंग चल रही है, तो उसमें कवर कर लेंगे, तो वो आपका जो है CLO 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आईओ और मेमोरी इंटरफेस की बात करेंगे कि कैसे हम मेमोरी को और आईओ डिवाइसेस को माइक्रो प्रोसेसर के साथ अटैच करेंगे, और कैसे माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी से और आईओ डिवाइसेस से डाटा को रीड करेगा, राइट करेगा, डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। तो ये आपका CLO 2 होगा। तो अगले जो आपके इसी बुक के चैप्टर्स होंगे वो आपके इस मेमोरी के और आईओ इंटरफेसेस की जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं उनकी स्टडी करेंगे। तो ये तकरीबन आपका जो पोर्शन है 12 वीक्स में ये कवर होगा। फिर आपका जो तीसरा CLO है वो माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम का है, जिसमें हम माइक्रो कंट्रोलर स्टडी करेंगे। तो वो कोई भी कर सकते हैं, तो उसमें हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन रहती हैं। तो पिछले साल तो हमने पिक का माइक्रो कंट्रोलर स्टडी किया था, मे बी इस साल भी उसी को करें, या अगर कोई और करना तो वो कर लेंगे, डजेंट मैटर। किसी एक माइक्रो कंट्रोलर की स्टडी भी कर ली जाए तो उससे बकाया और माइक्रो कंट्रोलर की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करना कोई मुश्किल नहीं रहता। तो माइक्रो कंट्रोलर जो है उसकी स्टडी में जो आपके सामने एक बात आएगी वो ये आएगी कि माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम में हमने जो 3 डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, जिसमें आपका प्रोसेसर है, मेमोरी है और आईओ है, और जो तीनों अलग अलग हैं, और उन तीनों के अलग अलग हमने स्टडी भी की होगी, और हमने उनकी इंटरफेसिंग और आपस के जो कनेक्शंस हैं, इंटरकनेक्शंस, वो भी डिस्कस किए होंगे। तो हम ये आगे चल के बताएंगे कि माइक्रो कंट्रोलर एक ऐसी डिवाइस है जो एक गोया एक मिनी कंप्यूटर है सॉर्ट ऑफ, और उसके अंदर प्रोसेसर भी मौजूद है, उसके अंदर मेमोरी भी मौजूद है, और उसी के अंदर आईओज भी मौजूद हैं। तो इन तमाम चीज़ों को जो एक तरह से माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम के इंग्रेडिएंट्स हैं एक डिवाइस में इकट्ठा कर दें, तो हम कहेंगे कि ये माइक्रो कंप्यूटर है, ये माइक्रो कंट्रोलर है। तो इसीलिए इस कोर्स के अंदर हमने वो जो माइक्रो कंट्रोलर का पोर्शन है वो भी शामिल किया है, ताकि कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपके सामने आ जाए कि एक माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम कैसे काम करता है। मेमोरी में प्रोग्राम रखा है, और मेमोरी के प्रोग्राम को रीड करके उनकी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवाया जाता है,
और आईओ डिवाइसेस के साथ इंटरेक्ट करके वहाँ से भी डाटा की कम्युनिकेशन होती है। सो बाय दिस वे ओवरऑल एक सिस्टम जो है वो काम करता है। तो जब कभी भी माइक्रो प्रोसेसर होगा और वो मेमोरी के साथ या आईओ डिवाइसेस के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो उसके इंटरेक्शन के लिए जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि माइक्रो प्रोसेसर के लिए एक एड्रेस बस होनी चाहिए, और एक डाटा की बस होनी चाहिए और कुछ कंट्रोल की लाइंस होनी चाहिए। उनके ज़रिए से माइक्रो प्रोसेसर किसी भी मेमोरी के साथ या किसी भी आईओ डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। एड्रेसेस के वर्सेस आपकी जितनी एड्रेस की लाइंस होंगी, उसके एतबार से 2n आपकी मैक्सिमम एड्रेसिंग कैपेसिटी होगी कि जो आपकी एक्सटर्नल मेमोरी को या आईओ डिवाइस को एड्रेस कर सकेगी। और ऐसी जो डाटा की लाइंस हैं वो आपकी पैरेलल डाटा ट्रांसफ़र के लिए अवेलेबल आपका पाथ है, जिसके ज़रिए से आपका पैरेलल डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर हम बात करें 8086 की, तो 8086 में जो डाटा बस का साइज़ है वो 16 बिट है। इसका मतलब ये है कि 2 बाइट का डाटा जो है वो पैरेलल ट्रांसफ़र हो सकता है, और मेमोरी के साथ रीड और राइट इंस्ट्रक्शन के ज़रिए से आप 16 बिट का डाटा या 8 बिट का डाटा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसमें फिर जो है वो कंसर्न ये था कि जब 8086 की बात करें जो कि बेस प्रोसेसर है, तो उसमें जो आपका आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया गया था उसमें एड्रेस की स्पेस 20 लाइंस की थी, और 2^20 विच मीन्स 1 मेगाबाइट ऑफ एड्रेसेस कैन बी जनरेटेड, और 1 मेगाबाइट की जो मेमोरी है वो आपकी सिस्टम के साथ कनेक्ट हो सकती है। और लेकिन अगली बात ये थी कि आपकी चूँकि इंटरनल रजिस्टर 16-16 बिट के हैं, जबकि एड्रेस की लाइंस आपकी 20 बिट की हैं, तो 8086 में जो मैकेनिज़्म था वो ये था कि 20 बिट का एड्रेस जनरेट करने के लिए आपके 2 रजिस्टर 16-16 बिट के इस्तेमाल होते थे। एक रजिस्टर वन ऑफ द सेगमेंट रजिस्टर होता था, जिसके 16 बिट्स के ज़रिए से आप एक बेस एड्रेस जो है वो आइडेंटिफाई करते थे, और उस 16 बिट की वैल्यू के साथ राइट साइड पे 4 जीरोज अपेंड करते थे, और उन 4 जीरोज के साथ नीचे उसके ऊपर ऑफसेट वैल्यू रख के तो उस ऑफसेट वैल्यू को ऐड करते थे, जिससे 20 बिट का एड्रेस जनरेट होता था, और ये एड्रेस एक्सटर्नल एड्रेस बस के ऊपर पोर्ट होता था। और अगली बात ये है कि जो डाटा का ट्रांजैक्शन है वो आपका 8086 है तो 16 बिट का पैरेलल हो सकता है, और 8088 प्रोसेसर है तो 8 बिट का डाटा पोर्ट हो सकता है। लेकिन वैसे डाटा के एतबार से जो मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन में ऑप्शन अवेलेबल हैं, वो 8 बिट का डाटा भी हो सकता है, 16 बिट का डाटा भी हो सकता है, और 32 बिट का डाटा भी हो सकता है, और आगे चल के जो नए प्रोसेसर्स हैं उसमें 64 बिट का डाटा भी हो सकता है। तो ये हमने बात जो है पहले 2 चैप्टर्स में की थी, और उसके साथ ही फिर हमने अगली बात ये की थी कि जब 8086 के बाद 286 डेवलप किया और अगले माइक्रो प्रोसेसर्स डेवलप किए, उनमें फिर एक रिक्वायरमेंट ये महसूस हुई कि भाई एड्रेसिंग कैपेसिटी कम है और एड्रेसिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ करनी है। और ये भी इसमें महसूस हुआ कि 8086 जिसका एड्रेसिंग मोड जो है बाद में रियल मोड ऑफ एड्रेसिंग मोड कहलाया, रियल मोड ऑफ डाटा एड्रेसिंग, तो उसमें जो है एक लिमिटेशन ये थी कि आपके पास जो ऑफसेट रजिस्टर है जो 16 बिट का है, तो उसकी एक लिमिटेशन ये है कि 2^16 तो मैक्सिमम मेमोरी कैपेसिटी 64 किलोबाइट की किसी ऑफसेट रजिस्टर के ज़रिए से एड्रेस हो सकती है। तो आगे चल के जब एप्लीकेशंस डेवलप हुई और उनके साइज़ बड़े थे, तो ये भी एक बॉटलनेक बन गया कि भाई रियल मोड ऑफ मेमोरी एड्रेसिंग में जो आपकी एक किसी एप्लीकेशन की कैपेसिटी है वो 64 किलोबाइट से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो एक तो ये किया गया कि जो एड्रेसिंग स्कीम है उसको चेंज किया गया, और उसको चेंज करके जो नया एड्रेसिंग स्कीम बनाया गया उसको कहा गया कि ये प्रोटेक्टेड मोड ऑफ मेमोरी एड्रेसिंग है, जिसमें इस बात की प्रोविज़न रखी गई, नंबर 1 कि आपका 32 बिट का एड्रेस जनरेट हो सकता है जो कि आपकी 4 गीगाबाइट मेमोरी एड्रेस कर सकता है, और प्लस उसमें इवन ये भी हो सकता है कि ऑल द 4 गीगाबाइट जो आपकी मेमोरी स्पेस है वो किसी एक एप्लीकेशन को भी असाइन की जा सके। तो आपका जो है वो प्रोटेक्टेड मोड ऑफ मेमोरी एड्रेसिंग था, जिसमें जो आपका सेगमेंट रजिस्टर है जो रियल मोड में आपका बेस एड्रेस बताता है, तो आपका वो प्रोटेक्टेड मोड में बेस एड्रेस के बजाय आपकी आपका आवाज नहीं सिलेक्टर ठीक बन आ जाता रही। है। हाँ, आवाज़ ठीक नहीं आ रही, तो टूटी हुई आ रही है, कैसी आ रही है?
हेलो, आपके लिंक में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको आवाज़ नहीं आ रही? बाकी और लोग भी कमेंट करें भाई कि सबको आवाज़ प्रॉब्लम आ रही है या सिर्फ एक को आ रही है? ना अगर सर, सिर्फ नहीं एक आ दो को आ रही है तो हाँ, सर, साफ आवाज आ रही है। अगर साफ आवाज़ आ रही है इसका मतलब ये है कि जो आप शिकायत कर रहे हैं आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो यहाँ से आवाज़ मैं दफ्तर बैठा हूँ और मेरा ख्याल है ठीक जा रही है, तो थोड़ा सा आपका नेटवर्क का इशू हो सकता है। तो इंशाल्लाह थोड़ा देर में सेटल हो जाएगा तो फिर आवाज़ भी ठीक हो जाएगी। अदरवाइज़ आप सुनते रहें साथ साथ, और बाद में रिकॉर्डिंग भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको वो प्रॉब्लम भी नहीं होगी। दोबारा आप सुन के तो अपनी जो अंडरस्टैंडिंग के बीच में कोई गैप होगा उसको दूर कर लेंगे। तो अभी मैं आपके सामने एक थोड़ा सा जो अब तक हमने पढ़ा है उसका रिव्यू आपको बता रहा था कि दूसरे चैप्टर में हमने क्या डिस्कस किया। हमने प्रोटेक्टेड मोड ऑफ मेमोरी एड्रेसिंग डिस्कस किया, जिसमें ये बात हुई कि तमाम मेमोरी एड्रेस हो सके, और उसमें जो सिलेक्टर का रोल है वो सेगमेंट रजिस्टर्स के ज़रिए से लिया गया, जो आपके 8 किलो बाइट के 1 किलो के 8192 सिलेक्टर जो है वो उनमें से एक सिलेक्टर चूज़ कर सकते हैं, जिसके ज़रिए से 8 बाइट का एक डिस्क्रिप्टर जो है वो प्रोसेसर में लोड होता है, और उस 8 बाइट के डिस्क्रिप्टर में 32 बिट का बेस एड्रेस होता है और 20 बिट की लिमिट की वैल्यू होती है। कुछ आपके एक्सेस राइट्स की बाइट और बिट्स होती हैं जो मुख्तलिफ तरह की कंट्रोल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको शेयर करती हैं। तो ये हमने दूसरे चैप्टर में स्टडी किया, और फिर तीसरे चैप्टर में हमने ये स्टडी किया जिसको हमने कहा था एड्रेसिंग मोड्स, कि माइक्रो प्रोसेसर आपके लिए मेमोरी से जो डाटा फेच करके ला सकता है उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो उसमें हमने देखा कि मुख्तलिफ तरह के, आपको अगर नाम याद हो, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड था, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड था, रजिस्टर इनडायरेक्ट था, रजिस्टर था, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे थे। उसमें कंसर्न ये था कि आपका जो टारगेट मेमोरी एड्रेस जनरेट होगा उसमें कौन कौन से रजिस्टर्स और क्या क्या आपकी गोया एड्रेसिंग स्कीम जो है वो पॉसिबल हो सकती है। तो ये जो वैरायटी ऑफ एड्रेसिंग मोड्स हैं ये आपके प्रोग्राम को सॉर्ट ऑफ सिंपल भी बनाते हैं और स्मार्ट भी बनाते हैं, जिसमें आप जो है इन एड्रेसिंग मोड को यूज़ करके तो आसानी के साथ जो है वो डाटा को लोकेट कर सकते हैं और जो ऑपरेशंस हैं उनके रिजल्ट्स को मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। तो तीसरे चैप्टर में हमने डिफरेंट एड्रेसिंग मोड जो है वो तफसील के साथ डिस्कस किए। फिर उसके बाद जो चौथा चैप्टर था जो हमने आखिरी लेक्चर में डिस्कस किया था, उसमें हमने थोड़ी सी एक डिटेल डिस्कस की थी कि आपका असेंबली में जो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, जिसको हमने एग्जांपल के तौर पे तीसरे चैप्टर में देखा कि इंस्ट्रक्शन कैसे असेंबली नमोनिक्स में लिखी जाएगी, जिस इंस्ट्रक्शन से ये भी मालूम होगा कि करना क्या है, ऑपरेशन क्या करना है, जिससे ये भी मालूम होगा कि डाटा ऑपरेंड्स कौन कौन से हैं, और उनके अंदर से भी आपके जो सोर्स डाटा ऑपरेंड्स हैं वो कौन से हैं, और जो डेस्टिनेशन ऑपरेंड है वो कौन सा है। और ये भी मालूम होगा कि जो ऑपरेशन है वो 8 बिट टू 8 बिट है, या 16 बिट टू 16 बिट है, या 32 बिट टू 32 बिट है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी इंस्ट्रक्शन के अंदर मौजूद होती है। क्या करना है ऑप कोड ये भी मौजूद होता है, किन किन डाटा एलिमेंट्स के ऊपर ऑपरेशन करना है ये भी मौजूद होता है, और उस ऑपरेशन के बाद रिजल्ट आपका किस जगह जाके सेव होगा, किसी रजिस्टर में या किसी मेमोरी लोकेशन में। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी इंस्ट्रक्शन के अंदर मौजूद होती है। लेकिन अगली बात मैंने जो आपसे डिस्कस की वो ये थी कि जो प्रोसेसर है उसकी जो मशीन है गोया, उसको तो इन ABC का और जो असेंबली की लिखी हुई निमोनिक्स हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, बल्कि मशीन जो है वो तो सिर्फ जो बाइनरी नंबर्स हैं उनको समझती है। गोया जो मशीन कोड्स हैं वो तो आपके बाइनरी नंबर्स होते हैं। तो हर प्रोसेसर की एक मशीन लैंग्वेज होती है जो कि आपके डायरेक्ट बाइनरी के नंबर्स होते हैं, जिनको ज़रा थोड़ी सी आसानी के लिए हम हेक्स नोटेशन में लिख लेते हैं, ताकि उसको थोड़ा सा लिखना और समझना जो है पॉसिबल और आसान हो। और एक आपकी डायरेक्ट जो है वो असेंबली टू मशीन ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अगर हम असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम भी लिखते हैं तो आपका जो असेंबलर का सॉफ्टवेयर है उसमें उस प्रोग्राम को लिखा जाता है, और फिर आप जब उसको असेंबल करते हैं और उसको एक तरह सॉर्ट ऑफ कंपाइल करते हैं तो आपकी डायरेक्ट जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, और वो असेंबली की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपकी रेलिवेंट जो आपकी मशीन कोड्स हैं उनमें ट्रांसफ़र हो जाती है। और जो आपकी गोया सॉर्ट ऑफ फाइल भी बनती है उसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो
असेंबली का लिखा हुआ स्टेटमेंट है वो भी नज़र आ रहा होगा, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हेक्स में जो उसकी मशीन कन्वर्जन है मशीन कोड में वो भी नज़र आ रहे होंगे। एक मिनट, मैं फ़ोन सुन लूँ। अस्सलाम वालेकुम। घर से निकल गए हो या घर में ही हो? चलो फिर तो बात करने। सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक भाई का फ़ोन आ गया था। तो क्या कह रहा था मैं? कौन याद कराएगा? ये फ़ोन सुनने से पहले मैं क्या कह रहा था? सर आप बताए थे इंस्ट्रक्शंस में क्या क्या स्टोर होता है। हाँ, मैं आपसे बता रहा था कि इंस्ट्रक्शंस जो हैं असेंबली में लिखी हुई हों तो वो आपका एक सॉर्ट ऑफ, आप इंग्लिश कह सकते हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिनके ज़रिए से आप ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कौन कौन से आपके डाटा एलिमेंट्स होंगे जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और आपके ऑपरेशन का रिजल्ट कहाँ जाके स्टोर होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके उस टेक्स्ट में गोया नज़र आ रही होती है, समझी जा सकती है। लेकिन अगेन जो प्रोसेसर है वो आपके ABC या ASCII के जो लेटर्स हैं उनको तो नहीं समझता, तो वो तो सिर्फ आपके जो 0-1 की फॉर्मेशन में बाइनरी नंबर्स में जो कोड्स हैं उनको समझता है। तो लिहाजा हर प्रोसेसर की जो एक नेटिव लैंग्वेज है वो आपकी मशीन लैंग्वेज है जिसके ज़रिए से माइक्रो प्रोसेसर से इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है। तो एक चौथे चैप्टर में जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस करना शुरू किया हुआ था उसमें हमने एक एग्जांपल के तौर पे मुख्तलिफ मूव की और कुछ एक दो और इंस्ट्रक्शंस को लेके तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कि कैसे असेंबली की नमोनिक्स को, कमांड्स को मशीन में ट्रांसफ़र किया जा सकता है एंड वाइस वर्सा, कि कैसे हम मशीन कोड को असेंबली में ट्रांसफ़र करके उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। तो ये एक्सरसाइज हमने चौथे चैप्टर में की थी जिससे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि माइक्रो प्रोसेसर की जो नेटिव लैंग्वेज है वो मशीन कोड्स हैं जो बाइनरी नंबर्स हैं, और उसकी एक यूज़र इंटरेक्शन के लिए असेंबली के नमोनिक्स हैं, असेंबली के कमांड्स हैं, वर्ड्स हैं जिनके ज़रिए से आपकी प्रोग्रामिंग की जा सकती है, और असेंबलर सॉफ्टवेयर के ज़रिए से आपके असेंबली में लिखे हुए प्रोग्राम को उसके इक्वलेंट मशीन कोड में कन्वर्ट किया जा सकता है। हायर लेवल पे फिर ये भी होता है, ये जो आपकी असेंबली लैंग्वेज है ये तो एक तरह से आपकी प्रोसेसर बेस्ड है, और हर प्रोसेसर की अपनी अलग इंडिविजुअल किस्म की असेंबली की कमांड्स होंगी और मशीन कोड्स भी होंगे। तो जो प्रोसेसर भी होगा उसका अपना असेंबलर होगा, उसके अपने असेंबली नमोनिक्स होंगे, और उसकी असेंबली में जो है वो प्रोग्राम लिखा जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो भी असेंबली में प्रोग्राम लिखेगा और जिस प्रोसेसर के लिए लिखेगा उसको उस प्रोसेसर की आपकी आर्किटेक्चर की अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी और उस प्रोसेसर की असेंबली लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग उसको चाहिए होगी। तो हायर लेवल के ऊपर जो है फिर इस बात की ज़रूरत नहीं समझी जाती कि जो बॉटम लेवल के मशीन कोड्स हैं या असेंबली कोड्स हैं उसको समझा जाए। तो जो आपकी सॉर्ट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उनमें फिर ये आपकी गोया सॉर्ट ऑफ प्रोसेसर इंडिपेंडेंट होती हैं,
कि आपके पास जो है जिस तरह आप सी पढ़ते हैं या फोर्ट्रान पढ़ते हैं या और मुख्तलिफ तरह की लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, उन लैंग्वेजेस में इस बात से कंसर्न नहीं होता कि प्रोसेसर कौन सा है, इंटेल का प्रोसेसर है या मोटोरोला का प्रोसेसर है या कौन सा प्रोसेसर है। तो वो लैंग्वेज जो है आपकी मुख्तलिफ हाई लेवल के जो सिंटेक्स हैं उनमें इंस्ट्रक्शंस को इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम जो है वो जमा किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। और उसकी अपनी एक गोया सॉफ्टवेयर साइंस है कि जिसमें आप प्रोग्रामिंग की स्किल्स डेवलप करते हैं और अपना जो भी टास्क हो उसको जो मुख्तलिफ आपकी प्रोग्रामिंग की इंस्ट्रक्शंस हैं उनके ज़रिए से उस टास्क को आप जो है कंप्लीट करते हैं। लेकिन अगेन उस सारे टास्क को प्रोसेसर से एग्जीक्यूट करवाने के लिए आपके पास फिर मशीन कोड में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए उस हाई लेवल लैंग्वेज के लिखे हुए प्रोग्राम की। तो जो भी आपका हाई लेवल लैंग्वेज कोड होगा, चाहे वो सी का हो, चाहे C++ का हो, चाहे जावा का हो, चाहे किसी और लैंग्वेज का हो, तो उस लैंग्वेज के कॉरस्पॉन्डिंग फिर उसके आपके कंपाइलर्स होंगे जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स हैं, जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए कोडिंग को ट्रांसफॉर्म करके आपकी मशीन कोड इक्वलेंट प्रोग्राम बनाएंगे, जिसको हेक्स फाइल भी समटाइम्स कहते हैं या कोड मशीन कोड फाइल भी कहते हैं। और ये वो फाइल होगी जो कि प्रोसेसर रीडेबल होगी या प्रोसेसर अंडरस्टैंडेबल होगी। और प्रोसेसर में उसके जो मशीन कोड है उसके एतबार से वो प्रोग्राम की सारी सीक्वेंस मशीन को प्रोसेसर को रिसीव होगी और प्रोसेसर जो है वो उन इंस्ट्रक्शंस को 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करेगा। तो 12 चौथे चैप्टर में हमने जो है थोड़ी सी ये स्टडी की थी और हमने मशीन कोड और असेंबली कोड्स के आपस की ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस की थी कि आपकी ओवरऑल जो इंस्ट्रक्शन है उसके कौन कौन से फील्ड्स हो सकते हैं, जिन फील्ड्स में क्या क्या इन्फॉर्मेशन डेफिनेशन जो है वो मौजूद हो सकती है। तो ये मैं थोड़ा सा इसको पीछे से घुमा के दिखा देता हूँ आपको कि जब हमने चैप्टर शुरू किया था तो उसमें आपको ये बताया था कि जो आपका ओवरऑल मूव इंस्ट्रक्शन के एतबार से हमने इसको लिया था और हमने 16 बिट का जो रियल मोड है D86 286 में, जिसमें आपकी 4 फील्ड्स हैं, ऑप कोड की फील्ड है, मॉड रेज रन की फील्ड है और डिस्प्लेसमेंट है और इमीडिएट आपका डाटा है। और जो आपका 386 एंड अबव है उसमें जो है फील्ड्स जो है उसमें 3 फील्ड्स का इजाफा हो जाता है, जिसमें एड्रेस साइज का है, ऑपरेंड साइज का है और स्केल्ड इंडेक्स का है। तो ये आपकी गोया यहाँ पे ये बात सामने आई थी कि जो इंस्ट्रक्शन का साइज़ है वो 1 बाइट से लेके 13 बाइट तक हो सकता है। और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमने एक आपसे जिक्र किया था कि सिस्क जो आपका प्रोसेसर सेट है, कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर, तो इसकी गोया कह लें कि जो बेसिक का स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि जिसमें जो इंस्ट्रक्शन साइज़ है वो भी वेरिएबल होता है और ये आपका एक तरह से मल्टीपल साइकिल एग्जीक्यूशन मशीन होती है, जिसमें जो है वो आपकी प्रोग्राम के ऊपर लोड कम होता है, प्रोग्राम का साइज, इंस्ट्रक्शन का साइज कम बनता है, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन डिटेल ज़्यादा होती है जो कि आपकी प्रोसेसर की हार्डवेयर को गोया कम्प्लेक्स बनाता है। इसके मुकाबले में आगे चल के जब हम माइक्रो कंट्रोलर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला, तो वहाँ आपके सामने आएगा कि आम तौर पे जो माइक्रो कंट्रोलर्स हैं वो रिस्क मशीन्स होते हैं, RISC, वो रिस्क मशीन्स होते हैं जिसको हम रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर कहते हैं। उसमें जो है वो हम ये लिमिटेशन लगाते हैं कि ये जो वेरिएबल साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन है ऐसा नहीं होगा, बल्कि फिक्स साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा और स्मॉल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगी। तो बहरहाल हम वहाँ चल के उसकी डिटेल डिस्कस करेंगे। तो उसके अंदर भी ये सारी प्रोसेसिंग और प्रोग्रामिंग हो सकती है। उस केस में ये होगा कि आपका जो सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा, लेकिन जो हार्डवेयर है वो निस्बतन सिंपलर होगा। तो ये एक आपका म्यूचुअल एग्रीमेंट है कि ओवरऑल आपको परफॉर्मेंस के लिए रिस्क का आर्किटेक्चर ज़्यादा सूट करता है या सिस्क का आर्किटेक्चर ज़्यादा सूट करता है। लेकिन आमतौर पे जो जनरल पर्पस कंप्यूटिंग है उसमें आपके जितने प्रोसेसर और कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, चाहे वो लैपटॉप हैं चाहे डेस्कटॉप हैं, तो ये आपके सिस्क प्रोसेसर के ऊपर ही बेस्ड करते हैं, जिसमें आपकी जो प्रोग्रामिंग का लोड है वो कम होता है और जो हार्डवेयर का लोड है वो ज़्यादा होता है। इसके मुकाबले में आमतौर पर जो एम्बेडेड सिस्टम्स हैं या माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम्स हैं, यहाँ पे आमतौर पर रिस्क प्रोसेसर जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें प्रोसेसर सिंपलर होता है, उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो सिंपलर होती है, लेकिन आपका जो वर्कलोड है वो आपके सॉफ्टवेयर पे या जो आपका प्रोग्राम है उस पर ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो एक तरह से कॉम्प्लेक्स हो जाता है सॉफ्टवेयर,
और हार्डवेयर आपका निस्बतन सिंपलर हो जाता है। तो बहरहाल ये हमने मशीन लैंग्वेज का जो इसकी डिफरेंट फॉर्मेट्स थी उनका जिक्र किया, और फिर हमने जो है वो बताया कि भाई प्राइमरीली आपका एक जो इंस्ट्रक्शन है उसमें आपका एक ऑप कोड होगा जिसमें एक बाइट होगी, और दूसरी बाइट जो है वो मॉड रेज रैम की होगी, उसके क्या ट्रांसलेशन है, कौन से रजिस्टर उससे मुराद है, ये हमने सारी डिस्कशन की। और मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के ज़रिए से लास्ट टाइम मुझे याद है कि ये मेरा डेस्कटॉप बंद हो गया था, फिर मैंने लैपटॉप पे कंटिन्यू किया था, और वहाँ से जो बुक है तो बुक से उठा के फिर मैंने ये सारी चीज़ें आपसे एग्जांपल्स डिस्कस की थी। तो ये वही एग्जांपल्स हैं, यहाँ भी आपको इस वक्त नज़र आ रही होंगी कि ये 8B फॉर एग्जांपल EC, ये आपका जो है वो मशीन में लिखा हुआ कोड है। जब इसको डिकोड करें तो ये आपका 6 बिट का ऑप कोड है जो मूव बताता है, और D की आपकी बिट है, W की बिट है, फिर आगे आगे आपकी मॉड रेज रैम की फील्ड्स हैं। तो टेबल से हम ट्रांसफॉर्म करके देखते हैं कि ये आपकी क्या इन्फॉर्मेशन बनती है। तो ये हमने निकाला कि ये जो है आपकी मूव BPSP इंस्ट्रक्शन बनती है। तो ऐसे वाइस वर्सा कि मशीन कोड से असेंबली की इंस्ट्रक्शन निकालना, या जो है वो आपकी ये असेंबली की इंस्ट्रक्शन है, तो इसके ज़रिए से जो इक्वलेंट उसकी मशीन की इंस्ट्रक्शन है उसको डेवलप करना। तो ये आपकी मूव DL DI ये आपकी असेंबली की इंस्ट्रक्शन है। तो ऑप कोड लिखा, D फील्ड लिखी, सारी बाकी और फील्ड लिखी, और उसके साथ फिर हमने इसको कन्वर्ट करके बनाया। तो ये हमारी 2 बाइट की ये मशीन कोड बनी 8A15। ठीक है, इसी तरह से ये और कई एग्जांपल्स थी जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी, जिसमें असेंबली से मशीन या मशीन से असेंबली इसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमने डिस्कस की थी। ठीक हो गया। फिर हमने पुश पॉप इंस्ट्रक्शंस डिस्कस की थी कि जिनके ज़रिए से स्टैक सेगमेंट और स्टैक पॉइंटर के ज़रिए से जो मेमोरी एलिमेंट्स हैं, रजिस्टर्स हैं, उनको टेम्परेरीली मेमोरी में स्टोर करवाया जा सकता है या वहाँ से वापस रीड किया जा सकता है। तो स्टोर करवाना जो है पुश इंस्ट्रक्शन कहलाती है, और वापस रिस्टोर करना पॉप इंस्ट्रक्शन कहलाती है। ये हमने डिस्कस किया था। फिर ये लोड इफेक्टिव एड्रेस हमने डिस्कस किया था, जिसमें हम जो है सेगमेंट की वैल्यू और जो है वो ऑफसेट की वैल्यूज़ वो लोड करते हैं। स्ट्रिंग डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस हमने डिस्कस की थी, जो आपकी सिंगल बाइट की इंस्ट्रक्शंस हैं, जिनमें आप जो है वो मेमोरी से लोड भी कर सकते हैं और मेमोरी में स्टोर भी कर सकते हैं। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। और ये मिसलेनियस डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस थी, जिसमें हमने एक्सचेंज डिस्कस की थी, जो आपके 2 डिफरेंट रजिस्टर्स को या मेमोरी और रजिस्टर्स को आपके डाटा को स्वैप कर देते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमने डिस्कस किया था, ये 8 बिट का स्वैप भी हो सकता है, 16 बिट का स्वैप भी हो सकता है। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन ये थी कि कैन नॉट एक्सचेंज सेगमेंट एंड मेमोरी टू मेमोरी। तो आपके जो सेगमेंट रजिस्टर्स है वो आपके इस एक्सचेंज में नहीं हो सकेंगे, और मेमोरी टू मेमोरी का मतलब ये है कि आपकी डेस्टिनेशन भी मेमोरी है, सोर्स भी मेमोरी है, तो मेमोरी टू मेमोरी भी एक्सचेंज नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता रजिस्टर टू रजिस्टर हो जाएगा, और रजिस्टर टू मेमोरी जो है वो आपका एक्सचेंज का इंस्ट्रक्शन काम करेगा। तो ट्रांसलेट था, इन आउट था। अब आई डोंट रिमेंबर कि इन आउट की इंस्ट्रक्शन डिस्कस हुई थी कि नहीं, कौन बताएगा भी आप में से? इन आउट की इंस्ट्रक्शन डिस्कस हुई थी कि नहीं हुई थी लास्ट टाइम? एनीवन रिमेंबर? नो सर, नहीं हुई थी। ओके, नहीं हुई थी, अभी डिस्कस कर लेते हैं। हमने चैप्टर 3 के शुरू में जो एड्रेसिंग मोड्स नाम से एक आर्टिकल डिस्कस किया था, उस आर्टिकल में हमने ये डिस्कस किया था कि हाउ डाटा कैन बी एक्सेस्ड, रीड एंड राइट थ्रू मेमोरी। और मेमोरी के लिए हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि आपका जो एड्रेस स्पेस है वो 20 बिट का है, और उस एड्रेस को जनरेट करने के लिए आपको सेगमेंट की वैल्यू चाहिए जो आपकी 16 बिट की वैल्यू होगी, और ऑफसेट की वैल्यू चाहिए जो नॉर्मली आपकी 16 बिट की वैल्यू होगी। इनको रियल मोड में एक स्पेसिफिक तरीके से ऐड करके आपका 20 बिट का फिजिकल मेमोरी एड्रेस बनता है। तो उसमें एड्रेसिंग मोड के परस्पेक्टिव में मुख्तलिफ तरह की हमने एड्रेसिंग मोड्स देखे थे, जिसमें सेगमेंट रजिस्टर की सिलेक्शन कैसे होगी और ऑफसेट की सिलेक्शन कैसे होगी, ये हमने चैप्टर 3 में तफसील से देखा था। इसके बाद एक बात मैंने आपसे और कही थी, आपको याद होगी नहीं होगी तो भी याद कर लेते हैं कि अगेन जो आपका बेसिक डायग्राम है वो माइक्रो प्रोसेसर है बीच में, और एक तरफ मेमोरी है और एक तरफ आईओ डिवाइसेस हैं। तो मेमोरी के लिए तो एड्रेसिंग स्पेस 20 बिट्स है, और 20 बिट्स का मतलब ये है कि 2 ⁻21 मेगा
एड्रेस जनरेट हो सकते हैं और 1 मेगाबाइट की मेमोरी एड्रेस की जा सकती है। लेकिन 8086 में जो आईओ डिवाइसेस के लिए एड्रेस स्पेस है वो 20 नहीं है। अगेन, आईओ डिवाइसेस के लिए जो एड्रेसिंग स्पेस है वो 20 नहीं है बल्कि वो 16 है। और 16 का मतलब ये है कि 2⁻16 तो अप टू 64 किलोबाइट ऑफ द एड्रेस कैन बी जनरेटेड। और मैक्सिमम गोया आईओ डिवाइसेस के लिए जो एड्रेस की कैपेसिटी है वो 1 मेगा नहीं है बल्कि 64 किलोबाइट है। और न सिर्फ 8086 में बल्कि 286 में, 386 में, 486 में, पेंटियम तक में भी जो आईओ डिवाइसेस की एड्रेसिंग स्पेस थी वो 16 लाइंस ही रही, विच मींस मैक्सिमम 64 किलोबाइट ऑफ एड्रेस स्पेस। मेमोरी की कैपेसिटी 1 मेगा से 16 मेगा हो गई, 16 मेगा से 4 GB हो गई, 4 GB से बाद में 36 GB भी हो गई और आजकल जो है 1 टेराबाइट तक भी हो गई। लेकिन एड्रेस जो आईओ के एड्रेस स्पेस है लेटेस्ट मुझे नहीं मालूम, वो आपको मैं असाइनमेंट दे सकता हूँ कि आप बताएं कि जहाँ आपने और ये बताया था मुख्तलिफ प्रोसेसर्स में क्या एडवांसमेंट्स हुई हैं, उनमें आप ये भी निकाल के मुझे बता सकते हैं। मुझे खुद याद नहीं है, मालूम नहीं है कि आजकल के प्रोसेसर्स की जो आईओ एड्रेस कैपेसिटी है वो कितनी है, लेकिन डेफिनेटली वो मेमोरी से कम है, मेमोरी से काफ़ी कम है। और 286, 386, 486 पेंटियम तक जो आईओ की एड्रेस स्पेस थी वो आपकी 16 बिट 16 लाइंस और 2⁻16 64 किलोबाइट थी। एक बात तो ये हो गई। अगली बात ये है कि जो आपके आईओ एड्रेसिंग है या आईओ डिवाइसेस के लिए जो आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सिर्फ दो हैं, वो सिर्फ दो हैं। एक इंस्ट्रक्शन का नाम है इन और एक इंस्ट्रक्शन का नाम है आउट। इन इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए से आप क्या कर सकते हैं कि आईओ डिवाइस से कोई डाटा रीड कर सकते हैं, 8 बिट का या 16 बिट का। 8 बिट का या 16 बिट का कोई डाटा आईओ डिवाइस से रीड किया जा सकता है और उसके डाटा कंटेंट्स माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आ जाएंगे। और ये भी फिक्स है कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आपका सिर्फ ए रजिस्टर जो है, ए एल हो या ए एक्स हो, अगर 8 बिट का डाटा होगा तो ए एल में आएगा, अगर 16 बिट का डाटा होगा तो ए एक्स में आएगा। सो ये फिक्स कि आपका हमेशा जो भी डाटा रीड होके आएगा वो आपका ए रजिस्टर में आएगा। अगेन 8 बिट का होगा तो ए एल में आएगा, 16 बिट का होगा तो ए एक्स में आएगा और आगे चल के पॉसिबली अगर 32 बिट का डाटा होगा तो वो ई ए एक्स में आएगा। गोया आपकी डेस्टिनेशन फिक्स है इन इंस्ट्रक्शन के लिए कि जिसमें आप आईओ डिवाइस से डाटा रीड करेंगे और वो हमेशा ए रजिस्टर में आपका रीड होके पहुंचेगा। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात एड्रेस के हिसाब से है, तो एड्रेस के हिसाब से भी सिर्फ आपके लिए दो तरह के एड्रेसिंग मोड अवेलेबल हैं। दो तरह के एड्रेसिंग मोड अवेलेबल हैं। एक एड्रेसिंग मोड में 8 बिट का एड्रेस जो है वो एड्रेस बस के ऊपर पोर्ट किया जा सकता है। 8 बिट के एड्रेस का मतलब ये हुआ कि A0 से लेके A7 तक 8 एड्रेस की लाइंस, और 8 एड्रेस की लाइंस का मतलब ये कि 2⁻8 ये आपका बन गया 256। तो गोया आप सिर्फ बॉटम के 256 एड्रेसेस जो है उनको आप इस एड्रेसिंग मोड के ज़रिए से मेंशन कर सकते हैं। उस सूरत में A7 से ऊपर जो एड्रेस की लाइंस होंगी A8, A9 अप टू A15 तो वो आपकी 0000 जो है वो ट्रीट होंगी। उस सूरत में आप इंस्ट्रक्शन के अंदर जो एड्रेस है वो इमीडिएट फॉर्म में देंगे। आपका 1 बाइट का एड्रेस, 8 बिट का एड्रेस इंस्ट्रक्शन के अंदर मौजूद होगा। ठीक हो गया। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप कंप्लीट 16 बिट का एड्रेस जो है वो स्पेसिफाई करें। उस सूरत में आप जो एड्रेस है उसको इमीडिएट नहीं देंगे बल्कि उस 16 बिट के एड्रेस को एक फिक्स रजिस्टर है जिसका नाम DX है, तो DX रजिस्टर में आप इन एडवांस 16 बिट का जो आईओ पोर्ट एड्रेस है उसको पहले से सेव करके रखेंगे। अब मिसाल के तौर पे आपको इंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है, ये मैं आपको हाईलाइट करता हूँ। ये दो इंस्ट्रक्शन को मैंने हाईलाइट किया। तो आपकी एक इंस्ट्रक्शन है इन AL, P8। तो इस इंस्ट्रक्शन में आपका इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, डाटा आपका आईओ डिवाइस से रीड होगा और 8 बिट का डाटा आपका रीड होके AL रजिस्टर में आएगा।
और आपका P8 का मतलब जो है ये है कि आपका ये पोर्ट एड्रेस है 8 बिट का, तो यहाँ पे आपका इमीडिएट पोर्ट एड्रेस होगा। यहाँ पे कोई नंबर होगा, फॉर एग्जांपल 01114422, कोई भी आपका 2 बाइट का नंबर होगा जो इमीडिएट एड्रेस का काम करेगा। तो उस एड्रेस की वैल्यू आपकी एड्रेस बस पे जनरेट होगी। उस एड्रेस के आगे आपकी आईओ डिवाइस कनेक्ट होगी और आईओ डिवाइस उस एड्रेस के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करेगी। रीड राइट के कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट होंगे और आईओ डिवाइस क्या करेगी कि 8 बिट का उस एड्रेस के मुताबिक डाटा जो है वो डाटा बस के ऊपर पोर्ट करेगी। और जब आपका बस साइकिल कंप्लीट होगा तो माइक्रो प्रोसेसर आपकी आईओ डिवाइस की डाटा बस से 8 बिट का डाटा रीड करके एएल रजिस्टर में ले जाएगा। इसके मुकाबले में इसी इंस्ट्रक्शन के जो नीचे वाली इंस्ट्रक्शन है वो आप देखें इन AX, P8, इस सूरत में भी आपका इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, आईओ डिवाइस से डाटा रीड होगा, लेकिन ये डाटा 8 बिट का नहीं होगा बल्कि 16 बिट का होगा। और ये 16 बिट का डाटा आपका AX रजिस्टर में आके सेव होगा। और इसमें आपका जो P8 है ये आपका गोया सोर्स है और ये आपका 8 बिट का पोर्ट एड्रेस है। तो आप इस 8 बिट के पोर्ट एड्रेस के अगेंस्ट कोई नंबर लिखेंगे जो कि आपका आईओ डिवाइस का 1 बाइट का एड्रेस होगा। तो ये एड्रेस आपका एड्रेस बस के ऊपर आएगा और उस एड्रेस बस के ऊपर आपकी आईओ डिवाइस कनेक्टेड होगी और उस आईओ डिवाइस ने क्या करना होगा कि इन इंस्ट्रक्शन के वर्सेज 16 बिट का डाटा बस के ऊपर रखना होगा और इस इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन की कंप्लीशन जब होगी तो 16 बिट का डाटा बस से रीड होके AX रजिस्टर में पहुंच जाएगा। तो अगेन ये आपके पास कुल एक तरह से समझें कि 2 तरह के एड्रेसिंग मोड्स हैं। एक में आप 8 बिट का एड्रेस पोर्ट करेंगे और एक में आप 16 बिट का एड्रेस पोर्ट करेंगे। इससे आगे जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है जिसमें मैंने लाल रंग से निशान भी लगाया हुआ है, तो इसमें आप देखेंगे कि आपका ये वाला ये जो 2 इंस्ट्रक्शन ऊपर नीचे लिखी हुई हैं जिसमें लाल रंग से लिखा हुआ है कि वेरिएबल पोर्ट एड्रेसिंग, तो यहाँ आप देखें इन AL, DX, तो इससे आपको बज़ाहिर तो ये नज़र आ रहा है कि DX जो है उससे आपका रीड हो रहा है AL में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो नहीं सकता ना। DX जो है 16 बिट का है और AL आपका 8 बिट का है, तो 16 बिट का डाटा 8 बिट में तो नहीं आ सकता। तो ये क्या चीज़ है, ये आपकी आईओ इंस्ट्रक्शन है जिसको हम पोर्ट एड्रेसिंग कहते हैं। इस केस में आप ये बता रहे हैं कि आपका 8 बिट का डाटा है जिसने AL में आना है और आपका DX रजिस्टर जो है इसमें 16 बिट का एड्रेस मौजूद है जो आपने पहले किसी इंस्ट्रक्शन के ज़रिए से DX में ऑलरेडी लोड करके रखा हुआ है। इस इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन जब होगी तो DX में से 16 बिट का जो आपका एड्रेस होगा वो आपकी एड्रेस बस के ऊपर चला जाएगा और एड्रेस बस के ऊपर ये 16 बिट का एड्रेस जो है वो आईओ डिवाइस को पहुंचेगा। आईओ डिवाइस इस एड्रेस के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करेगी और आपका 8 बिट का डाटा आईओ डिवाइस डाटा बस के ऊपर पोर्ट कर देगी और फिर डाटा बस के ऊपर से इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के क्लोजिंग जब होगी तो वो 8 बिट का डाटा वहाँ से रीड होगा और रीड होने के बाद AL रजिस्टर में सेव हो जाएगा। और इसी तरह से इसके नीचे जो है वो इन AX, DX है, ठीक है। तो इसका तर्जुमा ये है कि अगेन 16 बिट का एड्रेस है और 16 बिट का एड्रेस जो है वो DX रजिस्टर के ज़रिए से अवेलेबल होगा और वो आपका एड्रेस बस के ऊपर जाएगा। एड्रेस बस के आगे आपकी आईओ डिवाइस कनेक्ट होगी, आईओ डिवाइस उस एड्रेस को रिसीव करेगी और रीड की कमांड को जो है वो रिसीव करेगी। इसके अगेंस्ट आईओ डिवाइस 16 बिट का डाटा जो है वो एड्रेस बस की डाटा बस के ऊपर रखेगी और माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन की कंप्लीशन जब करेगा तो 16 बिट के डाटा को डाटा बस से रीड करेगा और AX रजिस्टर में स्टोर कर देगा। तो सिर्फ 2 तरह की इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं, इन इंस्ट्रक्शन और आउट इंस्ट्रक्शन। इन इंस्ट्रक्शंस एक तरह की रीड इंस्ट्रक्शन है जिसके ज़रिए से आईओ डिवाइस से आपका डाटा रीड हो सकता है। अगेन दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपका 8 बिट का डाटा रीड होगा या 16 बिट का डाटा रीड होगा। 16 बिट का डाटा रीड होगा तो AX रजिस्टर में आएगा, 8 बिट का डाटा रीड होगा तो AL रजिस्टर में आएगा। तो इस बात की इंडिकेशन आपकी AL और AX रजिस्टर के नाम से मिल जाएगी कि आपका रीड ऑपरेशन 8 बिट का है या 16 बिट का है, ठीक हो गया। और अगली बात यह है कि आपका जो एड्रेस है उसकी इंडिकेशन आपको 2 तरह से मिलेगी।
अगर DX होगा तो उस सूरत में आपका 16 बिट का डाटा है जो कि DX रजिस्टर में मौजूद है, और अगर आपका 8 बिट का एड्रेस है तो वो आपका इमीडिएट एड्रेस होगा जिसको P8 से आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो यहाँ आपका 1 बाइट का नंबर होगा हेक्स में लिखा हुआ, तो वो आपका एड्रेस होगा 8 बिट का, जिस एड्रेस को एड्रेस बस के ऊपर पोर्ट किया जाएगा और आपके उस एड्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग डाटा को आईओ डिवाइस से रीड किया जाएगा। इसके मुकाबले में जो आपकी दूसरी इंस्ट्रक्शन है वो आपकी आउट इंस्ट्रक्शन है, ओनली वन इंस्ट्रक्शन आउट। और इस आउट इंस्ट्रक्शन के ज़रिए से आप क्या कर सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर के जो आपके रजिस्टर्स हैं AL या AX, तो 8 बिट का या 16 बिट का डाटा आप एक्सटर्नल आईओ डिवाइस को राइट करवा सकते हैं। तो दो ही पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है विद रिस्पेक्ट टू द डाटा साइज, 8 बिट का डाटा या 16 बिट का डाटा। तो इट इज़ फिक्स कि 8 बिट का डाटा होगा तो वो आपको AL में रख के AL के ज़रिए से भिजवाना होगा बाहर, और अगर 16 बिट का डाटा होगा तो वो आपको AX के ज़रिए से भिजवाना होगा थ्रू डाटा बस बाहर आप आईओ डिवाइस को। और टारगेट के तौर पे आपका जो एड्रेस होगा वो एड्रेस भी आपकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, 8 बिट का एड्रेस होगा या 16 बिट का एड्रेस होगा। 8 बिट का एड्रेस होगा तो इमीडिएट होगा जिसको P8 से रेफर किया हुआ है, तो 8 बिट का एड्रेस आप इमीडिएट 1 बाइट की वैल्यू लिखेंगे तो उस 1 बाइट के कॉरस्पॉन्डिंग A0 से A7 तक आपका 8 बिट का एड्रेस बस के ऊपर पोर्ट होगा, और उस सूरत में जो हायर बाइट होगी एड्रेस की A8 से लेके A15 तक वो सारी 0000 होगी, और उस 8 बिट के एड्रेस की कॉरस्पॉन्डिंग आपकी जो आईओ डिवाइस है वो अपने आप को कन्फिगर करेगी, साथ ही उसको राइट की कमांड मिलेगी, और उसके अगेंस्ट वो क्या करेगी कि डाटा बस में से 8 बिट का या 16 बिट का डाटा जो है वहाँ से रीड करके उठा के और जो आईओ डिवाइस का रेलिवेंट रजिस्टर होगा वहाँ जाके वो अपने पास सेव कर लेगी। और सिमिलरली आखिर में आपको जो दो लिखी हुई नज़र आ रही हैं, इस केस में आपका 8 बिट का एड्रेस नहीं बल्कि 16 बिट का एड्रेस है जो अगेन आपका DX के ज़रिए से जो है स्पेसिफाई किया जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आपकी आउट इंस्ट्रक्शन है विद DX। तो अब पहले शुरू में क्या आता है, शुरू में आपका आता है डेस्टिनेशन और बाद में आपका आता है सोर्स। तो यहाँ आपको डेस्टिनेशन में लिखा हुआ नज़र आ रहा है DX, तो DX तो एक रजिस्टर है, तो लेकिन जो ये आउट इंस्ट्रक्शन है ये आपको DX रजिस्टर के ज़रिए से उसके एड्रेस को रेफर कर रहा है। तो गोया DX रजिस्टर के अंदर आपका 16 बिट का आईओ डिवाइस का एड्रेस है, और इस एड्रेस के ऊपर आपके 8 बिट के जो डाटा कंटेंट्स हैं जो AL रजिस्टर में मौजूद हैं ये आपके आउट हो जाएंगे। तो 16 बिट का एड्रेस DX रजिस्टर से एड्रेस बस के ऊपर जाएगा, और 8 बिट के कंटेंट्स AL रजिस्टर से डाटा बस के ऊपर जाएंगे, और साथ ही राइट की कमांड जाएगी जिससे आईओ डिवाइस को मालूम हो जाएगा कि आईओ डिवाइस ने अपने उस रेलिवेंट एड्रेस के अंदर 8 बिट का डाटा सेव करना है, और AX होगा तो 16 बिट का डाटा सेव करना है। तो आईओ डिवाइस जो है फिर आपकी कॉरस्पॉन्डिंगली डाटा बस से डाटा उठाएगी और अपने रेलिवेंट एड्रेस लोकेशन के अंदर सेव कर लेगी। ठीक हो गया। तो जो हमने शुरू में ब्लॉक डायग्राम डिस्कस की थी जिसमें हमने कहा था कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो मेमोरी से भी इंटरेक्ट करेगा और आईओ डिवाइस से भी इंटरेक्ट करेगा। तो मेमोरी से इंटरेक्ट करने के लिए चैप्टर 3 में हमने को 8, 10, 12 के करीब एड्रेसिंग मोड्स पढ़े थे, तो वो उसमें काफ़ी लंबी डिटेल थी कि 20 बिट का मेमोरी एड्रेस कैसे जनरेट होगा जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आप मेमोरी से डाटा रीड कर रहे होंगे या मेमोरी में डाटा राइट करवा रहे होंगे। और दूसरी सूरत में अगर आप मेमोरी नहीं बल्कि आईओ डिवाइस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उस सूरत में आपको जो लिमिटेशंस हैं वो दोनों तरह से हैं। नंबर एक, एड्रेस की लिमिटेशन भी है कि मैक्सिमम एड्रेस का साइज 16 बिट है, 20 बिट नहीं है। और 16 बिट का मतलब ये है कि मैक्सिमम 2⁻16 64 किलोबाइट की जो एड्रेस स्पेस है वो एड्रेस की जा सकती है। और जो आपकी डाटा की लिमिटेशंस हैं वो भी सिर्फ दो हैं, या 8 बिट का डाटा होगा या 16 बिट का डाटा होगा। 8 बिट के डाटा के लिए आपका AL रजिस्टर इस्तेमाल होगा और 16 बिट के डाटा के लिए आपका AX रजिस्टर इस्तेमाल होगा। और उसमें आपके पास सिर्फ दो इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं, एक इंस्ट्रक्शन का नाम है इन और एक इंस्ट्रक्शन का नाम है आउट। ठीक है। इस सारी डिस्कशन में अगर कोई बात अभी भी पूछने वाली है तो पूछ लें। जी
एनी क्वेश्चन? सर इसके अंदर जो सेकंड के अंदर इन लिखा हुआ है उसके ऊपर लिखा हुआ है डीएक्स। सर डीएक्स तो 16 बिट का ना, तो वो एएल 18 बिट का है। सर वो 16 से 18 बिट कैसे सिलेक्ट करेगा? उसकी हाइट सिलेक्ट करेगा या लोअर बिट सिलेक्ट करेगा? हाँ, मेरे चंद्र दोबारा गौर से सुनो। इस इंस्ट्रक्शन में एएल डाटा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इस पूरे पूरे टेबल में आपको जहां जहां भी एएल लिखा नजर आ रहा है या एएक्स लिखा नजर आ रहा है, तो ये डाटा के लिए है। 8 बिट का डाटा होगा तो एएल के थ्रू, और 16 बिट का डाटा होगा तो एएक्स के थ्रू रीड या राइट होगा। ठीक हो गया? अब ये तो होगी डाटा की बात, जिसने डाटा बस के थ्रू ट्रांसफर होना है, आइदर फ्रॉम प्रोसेसर टू आईओ डिवाइस और फ्रॉम आईओ डिवाइस टू प्रोसेसर। अब दूसरी बात ये है कि आपका जो एड्रेस है वो कहाँ से आएगा, जो कि एड्रेस बस के ऊपर पोर्ट होना है। तो एड्रेस की आपकी दो ऑप्शंस हैं, 8 बिट का एड्रेस या 16 बिट का एड्रेस। तो अगर आपका 16 बिट का एड्रेस होगा तो वो डीएक्स रजिस्टर के कंटेंट्स के ज़रिए से आएगा, और अगर आपका 8 बिट का एड्रेस होगा तो वो डायरेक्टली इमीडिएट P8 जिसको लिखा हुआ है, तो इमीडिएट आपके वैल्यू के, मिसाल के तौर पे जो आप लेफ्ट पे पहली इंस्ट्रक्शन है इन AL, और P8 की जगह यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल मैं 440, तो इसका मतलब ये होगा कि 40 आपकी 2 बाइट का एड्रेस है, जिसको हम 8 बिट का 1 बाइट का एड्रेस है, जो कि आपका 40 है। 40 का मतलब है कि 1 0 0 नहीं, हाँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0। तो ये आपका 8 बिट का एड्रेस है जो कि एड्रेस बस के ऊपर जाएगा, और एल में आपका 8 बिट का डाटा है जो डाटा बस के थ्रू जाएगा। तो एक इंफॉर्मेशन ने एड्रेस बस पे जाना है, एक इंफॉर्मेशन ने डाटा बस के ऊपर जाना है। तो ये जो लिखा हुआ है डीएक्स और एल, तो इस केस में आपका डीएक्स में एड्रेस है, ये एड्रेस आपका 16 बिट का एड्रेस बस पे जाएगा, जबकि आपका 8 बिट का डाटा है जो आपका डाटा बस के थ्रू एएल में आएगा या एएल से जाएगा। इन के केस में एएल में आएगा, आउट के केस में एएल से जाएगा। ठीक हो गया? तो यहाँ जो आपको एएल और डीएक्स का कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है, इस सूरत में एएल में डाटा है और डीएक्स में एड्रेस है। एड्रेस एक अलग चीज है और डाटा एक अलग चीज है। एड्रेस आपका एड्रेस बस पे जाएगा, डाटा आपका डाटा बस पे जाएगा। अगेन आई रिपीट, डाटा होगा तो 8 बिट का होगा तो एल के थ्रू, और 16 बिट का होगा तो हमेशा एएक्स के थ्रू जाएगा इन दिस पोर्ट एड्रेसिंग। अगेन ये ऊपर लिखा हुआ है पोर्ट एड्रेसिंग आईओ डिवाइस के लिए। जब कभी भी आईओ डिवाइस से आपको डाटा रीड राइट करना है तो उसमें आपको दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 8 बिट का डाटा या 16 बिट का डाटा। अगेन 8 बिट का डाटा होगा तो एल के थ्रू, और 16 बिट का डाटा होगा तो एक्स के थ्रू। ठीक हो गया? अभी भी कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछ लें। यहाँ पे जहाँ आपको डीएक्स लिखा हुआ नजर आएगा, दिस इज नॉट डाटा, दिस इज एड्रेस। और ये एड्रेस आपको इस इंस्ट्रक्शन के लिखने से पहले आपको डीएक्स रजिस्टर में सेव करना पड़ेगा। किसी मूव इंस्ट्रक्शन के जरिए से आप पहले डीएक्स रजिस्टर में ये एड्रेस सेव कर लेंगे, उसके बाद फिर इन या आउट की इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो उस सूरत में आपका, जिस तरह थोड़ा सा आप इसको रिजेंबल करके देखें कि मेमोरी एड्रेसिंग में आपको ये पता होता है कि आपका एक सेगमेंट रजिस्टर होगा, कोड सेगमेंट होगा, डाटा सेगमेंट होगा, स्टैक सेगमेंट होगा। वहाँ से आपका बेस एड्रेस आएगा, कोई आपकी पॉइंटर वैल्यू होगी, वहाँ से आपका ऑफसेट वैल्यू आएगा, और ये दोनों आपकी स्पेसिफिक तरीके से ऐड होके 20 बिट का मेमोरी एड्रेस बनाएंगे, और वो मेमोरी एड्रेस आपका एड्रेस बस के ऊपर A0 से A19 तक की जो एड्रेस की लाइन है उनके ऊपर आएगा। ठीक हो गया? और डाटा बस के ऊपर आपका अगेन 8 बिट का डाटा, 16 बिट का डाटा, ये आपका ट्रांसफर हो सकता है थ्रू द डाटा लाइंस। लेकिन जब आपकी कम्युनिकेशन माइक्रो प्रोसेसर की आईओ डिवाइसेस के साथ हो रही होगी, तो उस सूरत में जो एड्रेस की और डाटा की लाइंस हैं वो तो वही होंगी, लेकिन जो इसकी कैपेसिटी है वो फर्क पड़ जाएगी। आईओ इंस्ट्रक्शन के लिए एड्रेस की कैपेसिटी मैक्सिमम 16 लाइंस की है, 20 की नहीं है।
और डाटा की लिमिटेशन आपकी 8 की और 16 की है, विद द कंडीशन कि हमेशा आपका माइक्रो प्रोसेसर का जो ए रजिस्टर है वो आपकी डाटा की अकोमोडेशन के लिए इस्तेमाल होगा, आइदर फॉर इनपुट ऑपरेशन और फॉर आउटपुट ऑपरेशन। जी, अभी भी कोई सवाल है तो पूछ लें। अच्छा जी, आगे चलें। ठीक है, गॉट इट, गॉट द पॉइंट। अभी भी क्लियर नहीं हो तो दोबारा पूछ लें। चले आगे। क्लियर है, ठीक है आगे। Okay. यस सर। अच्छा, आगे जो है वो एक आर्टिकल डिस्कस किया हुआ है, सेगमेंट ओवरराइड प्रीफिक्स। आमतौर पे जो पिछले टेबल से अगर आपको याद हो तो उसमें आपके, मैं टेबल दिखाई देता हूँ, इस टेबल में आप देखें, ये टेबल यहाँ हमने बनाए थे जिनसे हमने एक्सरसाइज सारी की थी। तो इन टेबल्स में आप देखें तो आपके लिए ये मुख्तलिफ जो कम्बिनेशन हैं उसमें रिजर्व है कि डीएस के साथ बीएक्स एसआई होगा, डीएस के साथ बीएक्स टीआई होगा, एसएस के साथ फला होगा, डीएस के साथ फला होगा। तो आपके सेगमेंट रजिस्टर्स और ऑफसेट रजिस्टर्स की कम्बिनेशन जो है वो इस टेबल के जरिए से, आरएम फील्ड के जरिए से सिलेक्ट किए जा सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन अगर जो डिफ़ॉल्ट सेगमेंट्स हैं इनके अलावा आप कोई और सेगमेंट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं उसका सोल्यूशन यहाँ पे आपको 4.6 आर्टिकल में बताया हुआ है, और वो ये है कि हम क्या करेंगे, जिसको हम कहते हैं ये सेगमेंट ओवरराइड प्रीफिक्स। तो हम क्या कर सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन के अंदर, फॉर एग्जांपल हमने लिखा है ये इंस्ट्रक्शन, दो मैं एग्जांपल के तौर पे लिखी है, इन दो इंस्ट्रक्शन में देखें, मूव AX कॉमा DS कॉलन और इसमें आ गया BP। अब आम तौर पे इस इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए ये जो DS है ये नहीं लिखा जाता और सिर्फ BP लिखा जाता है, और BP आपका रजिस्टर इनडायरेक्ट है, तो ये आपकी ऑफसेट वैल्यू बताएगा जो कि बाय डिफॉल्ट स्टैक सेगमेंट के साथ ऐड होके आपका फिजिकल मेमोरी एड्रेस बनाएगा। तो अगर हम जो है वो ये डीएस नहीं लिखेंगे तो उस सूरत में बाय डिफॉल्ट स्टैक सेगमेंट के साथ बीपी ऐड होगा और आपका फिजिकल मेमोरी एड्रेस बनाएगा। लेकिन अगर आप ये चाहें कि नहीं, ये स्टैक सेगमेंट के बजाय डाटा सेगमेंट के साथ जो है वो आपका मिल के फिजिकल एड्रेस बने, तो यू कैन ओवरराइड, यू कैन राइट इन द इंस्ट्रक्शन DS कॉलन। अब इस सूरत में ये होगा कि जो आपका डिफ़ॉल्ट सेगमेंट रजिस्टर है वो आपका बेस एड्रेस के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि यहाँ जो आपने इंस्ट्रक्शन में मेंशन कर दिया, फॉर एग्जांपल इस केस में DS मेंशन कर दिया, तो ये आपका इस्तेमाल होगा एज ए बेस एड्रेस सेगमेंट रजिस्टर, और BP के जो कॉन्टेंट्स है ये ऑफसेट वैल्यू होंगे, और ये BP के कॉन्टेंट्स ऑफसेट वैल्यू के DS सेगमेंट रजिस्टर में ऐड होके मेमोरी एड्रेस बनाएंगे। इस तरह से नीचे अगली एग्जांपल लिखी हुई है, मूव AX कॉमा CS और कॉलन लिस्ट। अब ये लिस्ट जो है हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था, इस तरह के जो भी नाम होते हैं ये आपके गोया कांस्टेंट वैल्यूज के लिए इस्तेमाल होते हैं। लिस्ट जो है आपको रेफर कर रहा होता है किसी कांस्टेंट इमीडिएट वैल्यू के लिए। तो ये आपकी ऑफसेट वैल्यू है, 16 बिट की वैल्यू है। बाय डिफॉल्ट ये 16 बिट की वैल्यू आपकी डाटा सेगमेंट के साथ ऐड होती है। बाय डिफॉल्ट आपकी ये वैल्यू इमीडिएट एड्रेस की डाटा सेगमेंट के साथ ऐड होती है, और डाटा सेगमेंट के साथ ऐड होके आपका फिजिकल मेमोरी एड्रेस बनता है। लेकिन अगर आप चाहें कि नहीं डाटा सेगमेंट के साथ नहीं बल्कि किसी और सेगमेंट, फॉर एग्जांपल कोड सेगमेंट के साथ ऐड हो, तो यहाँ आपने CS कॉलन डाल दिया, जिसकी वजह से अब ये होगा कि ये इंस्ट्रक्शन डिफॉल्ट सेगमेंट DS के बजाय कोड सेगमेंट को लेगा और उससे बेस एड्रेस लेके उसमें जो लिस्ट की कॉरेस्पॉन्डिंग दी हुई वैल्यू होगी, ऑफसेट वैल्यू, उसको ऐड करेगा और उससे 20 बिट का फिजिकल मेमोरी एड्रेस बनाएगा। सो बाय दिस वे आपके जो टेबल में डिफॉल्ट सेगमेंट रजिस्टर्स दिए हुए हैं, अगर इनसे हट के किसी और सेगमेंट रजिस्टर को एज ए बेस एड्रेस इस्तेमाल करना हो तो वो भी किया जा सकता है। उसके लिए असेंबली की इंस्ट्रक्शन में आपको साथ मेंशन कर देना होगा कि डिफॉल्ट के बजाय कौन सा सेगमेंट रजिस्टर इस्तेमाल किया जाए। इसके बारे में कोई क्यूरी है तो पूछ लें इस बात के बारे में। ठीक है, आगे चलें। अच्छा, अगला जो आर्टिकल है इसमें जो असेंबली लैंग्वेज के मुख्तलिफ कह लें कि डायरेक्टिव्स हैं। एक तो आपकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इंस्ट्रक्शंस के अलावा मुख्तलिफ जो है वो
आप डायरेक्टिव्स जो है वो अपने प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं, जो कि असेंबलर सॉफ्टवेयर को इंडिकेशन देता है कि क्या करना है। तो ये वहाँ एक टेबल पूरा बना हुआ है। फॉर एग्जांपल 0.286 जो है वो सिलेक्ट्स 8286 इंस्ट्रक्शन सेट, जबकि डिफॉल्ट अगर ये ना लिखें तो जो 8086 का इंस्ट्रक्शन सेट। जी जी जी, बोलो बच्चे, आप कुछ कह रहे हो, बोलो, कोई सवाल पूछ रहे हो? ओके। तो असेंबली के जब प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो उसमें इंस्ट्रक्शंस के अलावा इस तरह के मुख्तलिफ डायरेक्टर्स भी लिखे जा सकते हैं, जो कि इंस्ट्रक्शन नहीं होते बल्कि वो असेंबलर के लिए कुछ इंडिकेशन या ऑर्डर्स होते हैं कि डू दिस, डू लाइक दिस टाइप की चीज़ है ना। तो ये वो आप टेबल से देख लीजिएगा कि ये इस तरह लिखा हुआ हो तो ये कौन सा इंस्ट्रक्शन सेट है। एग्जिट जो है वो एग्जिट टू डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, मॉडल है, स्टार्टअप है, ज्यूम है, बाइट पीडीआर है। ये हमने जिक्र भी किया, जहां हमारे पास ये बताने के लिए कोई इंडिकेशन नहीं होगी कि डाटा का साइज क्या है, क्योंकि मेमोरी आपकी हमेशा बाइट वाइड होती है, और मेमोरी में आपका जो डाटा होगा उसका जो सबसे बॉटम की ली सिग्निफिकेंट बाइट है उसको वो एड्रेस कर रहा होगा। लेकिन आपका डाटा जो है वो 1 बाइट का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है। तो अगर आपके पास कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है जिससे कि आपकी इंडिकेशन हो जाए कि डाटा का साइज क्या है, तो उस सूरत में इंस्ट्रक्शन में हम बाइट पीटीआर, वर्ड पीटीआर, डी वर्ड पीटीआर ये डायरेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, जो कि ये बताता है कि मेमोरी से डाटा का साइज क्या होगा, 1 बाइट होगा, 2 बाइट होगा या 4 बाइट होगा, एक्सेट्रा। तो ये हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से आपका प्रोग्राम का एंड है वो एंड बताता है, और आपका अगर मैक्रो सीक्वेंस है जिसमें आप कोई सब रूटीन लिखते हैं तो आपका एंड प्रोसेस और स्टार्ट प्रोसेस होता है। इस तरह मुख्तलिफ तरह के हैं, क्या कहते हैं, डायरेक्टिव्स है जो कि असेंबली के प्रोग्राम में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये हमारा चौथा चैप्टर था, पिछला लेक्चर, जिसको हम 1 घंटे से ज़्यादा लग गया सिर्फ थोड़ा सा रिवाइज करते करते। अब आ जाए आज का लेक्चर, और वो लेक्चर शुरू होता है चैप्टर 5 से। तो चैप्टर 5 आज का लेक्चर है, जिसमें अरिथमेटिक लॉजिक इंस्ट्रक्शंस डिस्कस हुई हुई हैं। ओके, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले अगेन आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो पिछले 4 चैप्टर्स के हवाले से तो वो पूछ लें। एक बात और थोड़ी सी जहन में ले आए और अच्छी तरह से समझ लें कि आपका जो ये इंस्ट्रक्शंस का पोर्शन है, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6, ये 4 चैप्टर्स हैं जिसमें आपके एड्रेसिंग मोड्स और इंस्ट्रक्शंस डिस्कस हुई हैं। इन इंस्ट्रक्शंस के पोर्शन में से आपका एक क्विज, जिसको हम क्विज 2 कह रहे हैं, कहते हैं, वो होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मंगल को। तो इसीलिए आप ज़हनी तौर पे इस बात के लिए तैयार रहें। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये वाला सारा पोर्शन आपका एक क्विज में, जो कि आपका CLO 1 का क्विज है, जिसमें हमने माइक्रो प्रोसेसर की इंस्ट्रक्शंस को स्टडी किया है, कर रहे हैं, इसका एक क्विज होगा। और चारों सेक्शंस का इकट्ठा क्विज होगा नेक्स्ट ट्यूसडे को। लेकिन चूंकि आपके पिछले वीक की एक क्लास मिस है, लिहाजा इस वीक में आपकी एक क्लास और होगी जो मुझसे आप तय कर लें, तो वो हम सैटरडे संडे को भी इवन ले सकते हैं। तो एक क्लास आपने और जो आपकी पिछले वीक की मिसिंग है वो 23-25 मार्च के चक्कर में, तो वो आपने टाइम सेट करना है, ठीक है। तो ये आप इस वीक तक जो पढ़ लेंगे चैप्टर 6 तक, तो ये इसका एक क्विज भी आप नेक्स्ट वीक में दे रहे होंगे, रेगुलर क्लास के कंटेंट्स को पढ़ने के साथ साथ। जी, क्या कह रहे हैं? सर मैं एक बात पूछनी थी, सर जो हमारा ना लेक्चर अभी 6 चल रहा है। ये हमारा इस वक्त जो है वो लेक्चर 5 चल रहा है, लेकिन 6 होना चाहिए, एक लेक्चर मिसिंग है। वो जो मिसिंग लेक्चर है लेक्चर नंबर 6, तो वो हमने इसी वीक में एक अजाफी क्लास अरेंज करके पूरा करना है। जी सर वो तो 6 हो जाएंगे ना सर। इसके हमारे 2 वीक के मिड के लिए, तो सर हमें ये समझ नहीं आ रही कि ये जो इस दफ़ा हम जैसे DLD की थी ना, उसकी हमने तैयारी कर ली थी, जैसे आप क्विज लेते थे, बताते थे कि इस तरह आएगा पेपर, इस तरह तैयारी करें।
इसकी हमें अभी तो तक हो ये गया। समझ नहीं लगा। एक एक क्विज आपने दे दिया है, एक क्विज अब अगले वीक देंगे, तो आपको 2 क्विज देने के बाद और इस वीक में आपको एक असाइनमेंट भी पास कर देंगे। तो ये 2 असाइनमेंट और 2 क्विज करने के बाद आपको आइडिया डेवलप हो जाएगा कि कैसे मिड में एग्जाम लेंगे। ठीक है। प्रेफरेबली आपका जो क्विज का पैटर्न था इसी तरह से लेंगे, क्योंकि हमें महसूस हुआ कि इसमें ज़रा हमें ज़िंदगी आसान है कि चेक नहीं करना पड़ता, आंसर हमने फीड किए हुए होते हैं और वो खुद ब खुद चेक शुदा रिजल्ट जो है वो आ जाता है। अदरवाइज हम डीएलडी का जो है ना आज तक वो चेक करते करते हमारे तो वो अशर हो गया। एक एक फाइल को डाउनलोड करना, उसको पढ़ना, उसको देखना, उसके नंबर एंटर करना। तो अभी तक मेरे पास जो है ना तकरीबन 150 जो है वो मिड चेक हुए हैं, 50 एक मिनट अभी बाकी है। तो हमने देखा कि ये तरीका अच्छा है कि जिसमें आप जो है वो रन टाइम के ऊपर जो है अपना आंसर चूज करें एमसीक्यू में से, और हमें चेक भी नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक जो है वो चेक करके रिजल्ट भी निकाल देता है। प्रोबेबली आपका क्विज 2 भी इसी किस्म का होगा और मिड में भी आपका काफ़ी सारा पोर्शन इसी किस्म का होगा, जिसमें आप एमसीक्यूज में से आंसर सिलेक्ट करेंगे। मुमकिन है कुछ पोर्शन आपका डिस्क्रिप्टिव भी हो, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के सवाल दें जिसको आप हलवा बना के ना खा सकें, खिला सकें। हर एक बंदा अपना अपना आंसर निकाले और वो अपना अपना आंसर निकाल के उसका जो सोल्यूशन है वो अपलोड कर दें। और आपके कहने का मतलब है कि ऑफ द पार्ट एमसीक्यूज बेस होगा, उसमें से कुछ थोड़े से डिस्क्रिप्टिव टाइप हो सकते हैं ताकि हर कुछ बंदा खुद डिस्क्रिप्टिव टाइप हो सकते हैं, लेकिन जहन में रखें खास तौर पे मिड और फाइनल के पेपर चेक करते हुए मैं इंतहाई सदमे का शिकार रहा और अभी तक हूँ कि आप लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और इस तरह की एक सीरियसनेस के जिसमें आपने कोर्स लर्निंग को अपना ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ हो, वो इंतहाई से ज़्यादा मिसिंग है। मिड में सिर्फ एक सवाल ऐसा था जो रोल नंबर बेस्ड था और वो मेजॉरिटी की अटेम्प्ट ठीक नहीं है। मेजॉरिटी की अटेम्प्ट ठीक नहीं, मैं 150 के करीब आंसर बुक्स चेक कर चुका हूं, जिसमें से शायद 8-10 मुझे ऐसे नजर आए कि जिन्होंने उसको करने की कोशिश की और सही 80-70% तक कर लिया। बकिया आपकी 90% क्लास जो थी उसने वो सवाल ना समझा ना सही करने की कोशिश की। इसका मतलब ये है कि उस डीएलडी के कोर्स को पढ़ा समझा ही नहीं। दूसरा और तीसरा सवाल ऐसा था जो आप में से किसी एक थीटे ने हल किया और सब ने उसको डिटो कॉपी कर दिया, फुल स्टॉप का और कॉमे का फर्क भी नहीं रखा। तो इस दर्जे की जो आप कह लें कि मैं क्या कहूँ यार, मेरे मुंह से गालियां निकलती हैं, मैं मुंह से निकाल नहीं रहा, अच्छा नहीं लगता गाली बकता हुआ, लेकिन इस दर्जे की एक नालायकी कह लें या केयरलेसनेस कह लें कि आप नकल मारते हुए भी जरा शक्ल इस्तेमाल नहीं करते कि कोई स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं, कोई लिखने का तरीका बदल रहे हैं, को नजर तो आया कि भाई आपने खुद कुछ किया है। किसी एक उल्लू के पट्टे ने हल किया और उसमें भी कई गलतियां की और पूरी क्लास ने उस गलतियों समेत उसको रिपीट कर दिया। उस गलती को न दूर करने की कोशिश की, न समझने की कोशिश की। तो मिड चेक करके मेरा इतना मूड खराब है जिसकी हद नहीं। तो मेहरबानी करें अपनी जात पे, ये मेरे पर रहम नहीं खाना, अपनी जात पे रहम खाना है। बदकिस्मती से जो भी हालात मुल्क में हो गए, इदारे बंद हैं और तालीमी निज़ाम डिस्टर्ब हुआ हुआ है, वो दैट्स अनदर थिंग। लेकिन अपनी ज़ात के अतबार से तबीयत में संजीदगी लाना, सीखने की नीयत करना और जो भी कोर्स मटेरियल है उसको पढ़ना, उसको समझना। अब यहाँ आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, उसको आप दोबारा खुद भी सुन सकते हैं। जब मैं आपका डीएलडी का वाइवा ले रहा था उस वक्त मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि 7 दिन तक वाइवा चलता रहा और वो 5-7-8 सवाल थे जो मैं रिपीट कर करके पूछता रहा, और आपको ये तौफीक नहीं हो रही थी कि उन्हीं सवाल को कम से कम बुक से देख के आपस में डिस्कस करके उसका जो सही आंसर है वो जो है वो मुझे दे सके। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ आप लोगों को। वाइवा भी एक लर्निंग का स्टेप होता है जिसमें आमतौर पर तो चलो एक वक्त में 1-2 स्टूडेंट अंदर आते हैं, अब बाहर जाके स्टूडेंट आपसे शेयर करते हैं भी ये पूछा ये पूछा ये पूछा। यहाँ तो ओपन था कि टीम है, उसमें आप आ जाएं, जो मर्जी आ जाए, सबके लिए ओपन है, सारे सवाल सुन रहे हैं, सब जवाब सुन रहे हैं। आपको सुनने में आ रहा है क्या सवाल पूछा जा रहा है, तो चलो भी उसको बुक से देख लें, आपस में शेयर कर लें ताकि अगली दफ़ा पूछा जाए उसका सही जवाब दे दें। तो 7 दिन तक मैं ये दर्द दिल में सहता रहा कि इतनी दफा सवाल रिपीट होने के बावजूद भी सही जवाब आप लोगों की तरफ से नहीं आ रहा। तो मैं क्या कहूँ, मुझे कितना रंज हो रहा था। तो खुदारा अपनी ज़ात पे रहम खाएं, आपने यूनिवर्सिटी में दाखिला कुछ सीखने के लिए लिया था, डिग्री कागज़ का पुर्जा तकरीबन सबको मिल ही जाता है, लेकिन आजकल के एतबार से बल्कि हमेशा के एतबार से जो वर्थ है वो उस लर्निंग की होती है जो आप लोगों ने की।
और वो लर्निंग जो है उसके लिए थोड़ा सा तबीयत में संजीदगी भी लानी पड़ती है, अपना ध्यान भी जमाना पड़ता है, अपने जो आप कह लें कि टाइम है उसको भी खर्च करना पड़ता है। अब मुझे नजर आ रहा है 150 के करीब बच्चे ऑनलाइन हैं, लेकिन मैं रोल नंबर से आवाज दे के बुलाऊं तो पता नहीं उसमें से आप में एक भी जवाब देगा कि नहीं देगा। ऑनलाइन हो के हाजिरी लग गई आपकी, पता नहीं आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, और मैं दीवारों के साथ बातें कर रहा हूँ। ओके, चैप्टर 5 अरिथमेटिक लॉजिक इंस्ट्रक्शंस। हमने चैप्टर 4 में सिर्फ एक मूव की इंस्ट्रक्शन को या और जो इस तरह की डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन थी उनको लेकर कुछ एग्जांपल डिस्कस की थी। तो इसके अलावा हमारे पास ऐसी बहुत सारी अरिथमेटिक लॉजिक इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि डाटा के साथ कुछ ऑपरेशन भी परफॉर्म करती हैं। मसलन आपका पहला ग्रुप है अरिथमेटिक लॉजिक इंस्ट्रक्शंस का, जिसमें ऐड है, ऐड सी है, इंक्रीमेंट है, सब्ट्रैक्ट विद बोरो है, डिक्रीमेंट है, कंपेयर है, मल्टीप्लाई है, इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है और इंटीग्रल डिवीजन है। तो ये आपके एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के और डिवीजन के, मल्टीप्लिकेशन के आपकी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं। अब ये क्या क्या करती हैं अभी हम इसको थोड़ी देर में आगे चल के देखते हैं। अगेन पहली बात तो है कि इंस्ट्रक्शन क्या करना है। नंबर 2 क्या है कि आपके लिए इस इंस्ट्रक्शन के ऊपर डाटा एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। डाटा एलिमेंट्स की पॉसिबिलिटी क्या है कि आपके माइक्रो प्रोसेसर के रजिस्टर्स भी हो सकते हैं और मेमोरी की लोकेशंस भी हो सकती हैं। और डेफिनेटली अगर आपके 2 ऑपरेंड्स हैं तो आपके 2 ऑपरेंड्स कहाँ कहाँ से आएंगे और उसका डेस्टिनेशन क्या होगा, इंस्ट्रक्शन में ये भी मेंशन करना होगा। तो आपके इन तमाम इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट आपकी जो गोया ऑपरेशंस हैं वो रजिस्टर टू रजिस्टर ऑपरेशन भी हो सकते हैं कि आपके दोनों ऑपरेंड्स जो है वो माइक्रो प्रोसेसर के रजिस्टर्स होंगे और डेफिनेटली या सिलेक्टिवली आपका जो डेस्टिनेशन है वो भी माइक्रो प्रोसेसर का रजिस्टर होगा। और आपके रजिस्टर टू मेमोरी इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं कि आपका एक ऑपरेंड जो है वो मेमोरी से आएगा, एक ऑपरेंड आपका रजिस्टर से आएगा और दोनों के दरमियान आपका ऑपरेशन परफॉर्म होगा। रिजल्ट आपका रजिस्टर में भी जा सकता है, रिजल्ट आपका मेमोरी लोकेशन के अंदर भी जा सकता है। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपका ऑपरेशन मेमोरी टू मेमोरी हो कि आपकी दोनों सोर्स लोकेशंस भी मेमोरी की हैं और आपकी डेस्टिनेशन लोकेशन भी मेमोरी की है। तो आपकी कोई भी ऑप्शन जो है वो ऑपरेंड्स के हिसाब से हो सकती है। और एक तो ये बात होगी लोकेशन के एतबार से, दूसरी साइज के एतबार से। तो आपका 8 बिट का ऑपरेंड भी हो सकता है, 16 बिट का ऑपरेंड भी हो सकता है, 32 बिट का ऑपरेंड भी हो सकता है। ठीक हो गया। उस हिसाब से देखा जाए तो एक एक इंस्ट्रक्शन के सैकड़ों हजारों जो है वो वेरिएशंस और पॉसिबिलिटीज ऑपरेंड्स के और डेस्टिनेशन के हिसाब से बन सकती है। आगे चल के हम इसकी थोड़ी सी एग्जांपल भी इलस्ट्रेट करके देख लेंगे। तो आपकी ये अरिथमेटिक लॉजिक इंस्ट्रक्शंस हैं। फिर आपकी ये BCD एंड ASCII अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं जिसमें आपकी DAA, DAS, AA, हम उसको आगे चल के देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 ये 6 इंस्ट्रक्शंस हैं, ये क्या ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं। ऐसे लॉजिक इंस्ट्रक्शंस हैं जिसमें आपकी एंड और एक्सक्लूसिव आर, टेस्ट, नॉट, नेग, ये आपकी 1 2 3 4 5 6 आपकी लॉजिक इंस्ट्रक्शंस हैं। और ये बिट टेस्ट हैं जो सिंगल बिट के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं, BT, BTC, BTR, BTS ये मौजूद हैं। फिर आपकी शिफ्ट रोटेट इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं जिसमें शिफ्ट के लिए आपकी शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट है और ये SAL जो आपकी शिफ्ट अरिथमेटिक लेफ्ट शिफ्ट अरिथमेटिक राइट है। और फिर रोटेट की इंस्ट्रक्शंस है, रोटेट लेफ्ट रोटेट राइट है और रोटेट थ्रू कैरी रोटेट विदाउट कैरी है। तो ये आपकी इंस्ट्रक्शन की जो इलस्ट्रेशन है इस डायग्राम में बनी हुई है। तो आप देखें आपको नजर आएगा कि शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट अरिथमेटिक लेफ्ट ये आपकी एक ही तरह का ऑपरेशन करती हैं जिसमें क्या है कि आपके सारे जो कंटेंट्स हैं लेफ्ट शिफ्ट होते हैं। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो कैरी में चली जाती है और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में एक्सटर्नल 0 इंसर्ट हो जाता है। एक दफ़ा शिफ्ट होगा तो एक दफ़ा ये मूव करेगा। हम स्विच के ज़रिए से बता सकते हैं कि एक लेवल पे शिफ्ट करना है या 2 3 4 5 कितने लेवल पे शिफ्ट करना है। तो उतना लेवल का शिफ्ट जो है वो शिफ्ट इंस्ट्रक्शन के ज़रिए से परफॉर्म किया जा सकता है। इसके मुकाबले में जो शिफ्ट राइट है तो इसमें सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है और वो क्या है कि 0 आपका इंसर्ट होगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में और आपका जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो कैरी में चला जाएगा। रोटेट जो है शिफ्ट अरिथमेटिक जो है ये डिफरेंट है और वो क्या है कि शिफ्ट अरिथमेटिक में आपका जो
मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, जिसमें आपकी के साइन बिट होती है, तो वो आपकी इंसर्ट होगी। और गोया जिसको हम साइन एक्सटेंशन कहते हैं, कि अगर आप किसी नंबर को एक्सटेंड कर रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड सेम रहे, तो उस सूरत में आप शिफ्ट अरिथमेटिक राइट करेंगे, तो उस सूरत में आपकी साइन बिट 0 होगी तो 0 आपकी इंसर्ट होगी, और साइन बिट अगर आपकी 1 है तो 1 इंसर्ट होगी। सो बाय दिस वे आपका ये शिफ्ट अरिथमेटिक का ऑपरेशन है। इस सूरत में भी आपकी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो कैरी में चली जाएगी। ठीक है, तो ये हम फिर अभी आगे चल के अगली इसमें स्लाइडों में थोड़ा सा डिटेल से इस सारे ऑपरेशन का समराइज करते हैं कि इसमें आपका डाटा का साइज कौन कौन सा हो सकता है, और डाटा की जो मुख्तलिफ ऑप्शन हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। अगेन आई रिपीट, डाटा का साइज 8 बिट का, 16 बिट का, 32 बिट का हो सकता है। और जो डाटा की सिलेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेंड्स, वो आपके रजिस्टर टू रजिस्टर भी हो सकते हैं, रजिस्टर टू मेमोरी भी हो सकते हैं, और मेमोरी टू मेमोरी भी हो सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये आपकी मुख्तलिफ तरह की ऑप्शंस इन इंस्ट्रक्शंस के अंदर अवेलेबल है। मसलन एक ऐड की एग्जांपल उठाई, उस ऐड की एग्जांपल के साथ आपको थोड़ा सा समझ लें कि जो मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज सारी की सारी नज़र आ जाएंगी। There are 32,000 variants of add, a few to illustrate 8-bit, 16-bit and 32-bit instructions. फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट पे देखें, आपको नजर आ गई है, मैंने लेफ्ट पे इंस्ट्रक्शंस जमा की हैं, तो यू कैन सी एड AL BL। इस इंस्ट्रक्शन से नजर आ रहा है कि आपका डेस्टिनेशन AL है और आपका सोर्स एक AL है एक BL है। AL और BL के कंटेंट्स ऐड होंगे, AL में रिजल्ट जाएगा, AL की प्रीवियस वैल्यू खत्म हो जाएगी, नई वैल्यू जो AL और BL के सम की है वो AL में आ जाएगी। तो रजिस्टर के नाम से स्पेसिफाई हो गया कि 8 बिट का ऑपरेशन है, और रजिस्टर्स के नामों के ज़रिए से आपकी सोर्स रजिस्टर्स की और डेस्टिनेशन रजिस्टर की इंडिकेशन हो गई। राइट साइड पे ऑपरेशन को एरो के ज़रिए से बता दिया कि AL प्लस BL ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और आंसर उसका AL में सेव हो जाएगा। तो जितनी भी असेंबली की स्कीम है 8086 की, उसमें ऑप कोड या ऑपरेशन पहले लिखा जाता है, उसके बाद आपका डेस्टिनेशन लिखा जाता है, और कॉमे के साथ आपका सोर्स लिखा जाता है। तो अगर वो बाई ऑपरेंड हो तो उस सूरत में इंस्ट्रक्शन से पहले वो दोनों जो रजिस्टर्स हैं या डाटा के डाटा एलिमेंट्स हैं वो आपके सोर्स डाटा एलिमेंट्स होंगे जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और जो पहला वाला ऑपरेंड है वो आपका डेस्टिनेशन भी होगा जहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद रिजल्ट सेव होगा। तो इस तरह की तमाम इंस्ट्रक्शंस में जहाँ पे आपका डेस्टिनेशन सोर्स भी होता है तो उसके सोर्स के कंटेंट्स जो है वो गायब हो जाते हैं इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद, और उसमें आपके जो सॉल्यूशन के या ऑपरेशन के एग्जीक्यूशन के बाद जो रिजल्ट है उसके कंटेंट्स उसमें आ जाते हैं। और जो दूसरा ऑपरेंड होता है उसके कंटेंट्स अनचेंज रहते हैं, सिर्फ उसकी कॉपी जो है वो इस्तेमाल होती है जो आपके अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में जाती है और वहाँ जाके ऑपरेशन परफॉर्म करके नया रिजल्ट प्रोड्यूस करती है। इसी तरह से अगली इंस्ट्रक्शन है ऐड CXDI। ये भी आपकी रजिस्टर टू रजिस्टर इंस्ट्रक्शन है, और रजिस्टर के नामों से मालूम पड़ रहा है कि ये आपके 16 बिट के रजिस्टर्स हैं, लिहाजा ये आपकी 16 बिट की एडिशन है। तो दो 16 बिट के रजिस्टर CX और DI आपस में ऐड होंगे, इसका रिजल्ट CX में आ जाएगा। ऐसे ही फॉर एग्जांपल ऐड EBPEAX, तो आपके ये 32 बिट के रजिस्टर्स हैं, ये आपस में ऐड होंगे और आपका रजिस्टर का आंसर जो है वो BEBP में सेव हो जाएगा। तो अगेन जहाँ कहीं भी आपकी इंस्ट्रक्शन में माइक्रो प्रोसेसर का इंटरनल रजिस्टर इन्वॉल्व होगा तो उस इंटरनल रजिस्टर के नाम से ये बात जाहिर हो जाएगी, आइडेंटिफाई हो जाएगी कि ये आपका ऑपरेशन साइज वाइज कितना है, 8 बिट का ऑपरेशन है, 16 बिट का ऑपरेशन है या 32 बिट का ऑपरेशन है। तो जहाँ कहीं भी रजिस्टर टू रजिस्टर ऑपरेशन होगा या इमीडिएट ऑपरेशन होगा या रजिस्टर टू मेमोरी ऑपरेशन होगा, तो उस सूरत में रजिस्टर का नाम आइडेंटिफाई करने के लिए काफ़ी है कि ऑपरेशन किस साइज के डाटा के ऊपर परफॉर्म होगा, 8 बिट के ऊपर परफॉर्म होगा, 16 बिट के ऊपर परफॉर्म होगा या 32 बिट के ऊपर परफॉर्म होगा। एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि आपका जो इंस्ट्रक्शन में पहले लिखा हुआ होगा, चाहे वो रजिस्टर का नाम हो चाहे वो मेमोरी की लोकेशन हो, वो आपकी डेस्टिनेशन भी होगी। लिहाजा ऑपरेशन के कंप्लीट होने के ऊपर जो आपका रिजल्ट है
वो आपकी डेस्टिनेशन लोकेशन में जाके स्टोर होगा। अगर वो पहला लिखा हुआ रजिस्टर है तो रजिस्टर में जाके स्टोर होगा, और अगर वो पहला लिखा हुआ मेमोरी है तो आपका रिजल्ट मेमोरी में जाकर स्टोर होगा। दो बातें हो गई। और तीसरी बात ये है कि अगर आपका मेमोरी टू मेमोरी ऑपरेशन हो तो उस सूरत में आपका जो एड्रेस है वो सिर्फ एक बाइट, जो कि आपकी डाटा की लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट होती है, उसका एड्रेस होता है। अगर आपको मेमोरी टू मेमोरी कोई इंस्ट्रक्शन मेंशन करनी है तो उसमें आपको ये बताना ज़रूरी होगा कि आपका जो डाटा का साइज़ है वो क्या है, क्योंकि कोई रजिस्टर बीच में नहीं आ रहा। तो उस सूरत में जो 3 तरह के आपके समलर डायरेक्टिव थे, बाइट पीटीआर, वर्ड पीटीआर या डी वर्ड पीटीआर, वो आपको अपनी इंस्ट्रक्शन के अंदर लिखने होंगे, जिससे आपको ये इंस्ट्रक्शन वाजे हो जाएगी कि मेमोरी में से 1 बाइट का डाटा उठाना है या 2 बाइट का डाटा उठाना है या 4 बाइट का डाटा उठाना है, जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। आगे आप देखें जो चौथी लाइन लिखी हुई है, एड CL,44, ये आपकी इमीडिएट टाइप की इंस्ट्रक्शन है, जिसमें आपका CL ये बता रहा है कि 8 बिट का ऑपरेशन है, तो और अगली वैल्यू इमीडिएट वैल्यू है जो इंस्ट्रक्शन का पार्ट है। तो CL के कंटेंट्स और 44 जो हेक्स में लिखा हुआ है आपस में ऐड होंगे और ऐड होके इसका आंसर CL में स्टोर हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है ऐड BX, ABCD, ये ABCD हेक्स में इमीडिएट वैल्यू है, तो ये इमीडिएट वैल्यू जो है वो आपकी BX रजिस्टर में ऐड होगी। 16 बिट की इमीडिएट वैल्यू है और 16 बिट का BX का कंटेंट है, ये आपस में ऐड होगा और ये ऐड होने के बाद इसका रिजल्ट BX रजिस्टर में आ जाएगा। ये 16 बिट का ऑपरेशन है। और आगे देखें आप, आगे लिखा हुआ है ऐड BXAL, और ये BX के ऊपर जो स्क्वायर ब्रैकेट डली हुई, तो अगेन जहाँ कहीं भी स्क्वायर ब्रैकेट होगी तो ये स्क्वायर ब्रैकेट इस बात की इंडिकेशन है कि आपका जो ऑपरेशन है वो मेमोरी के साथ है। ये आपका ऐड BXAL, BX के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका मतलब ये है कि आपकी डेस्टिनेशन भी मेमोरी है और आपकी मेमोरी के लिए ये आपका रजिस्टर सॉर्ट ऑफ इनडायरेक्ट है, जिसमें इस BX के कंटेंट्स के जो हैं ये आपके ऑफसेट वैल्यू हैं। इसके साथ DS आपका जो है वो सेगमेंट रजिस्टर होगा। तो आप देखें इसकी डिस्क्रिप्शन आगे मैंने बनाई हुई है कि जिसमें क्या होगा कि आपका डेस्टिनेशन मेमोरी की लोकेशन है जो डाटा सेगमेंट और BX के साथ आइडेंटिफाई होगी, और इसके कंटेंट्स आपके 8 बिट के AL रजिस्टर के साथ ऐड होंगे और इसका आंसर आपका मेमोरी लोकेशन में सेव होगा। मेमोरी की पुरानी कंटेंट्स गायब हो जाएंगे, नया आंसर इसके अंदर सेव हो जाएगा और पुरानी वैल्यू 8 बिट की आपकी AL के साथ ऐड हो चुकी हुई होगी। अगली इंस्ट्रक्शन देखें आप, तो इसमें जो है वो ऐड CX और BX है। यहाँ पे आपका CX का जो नाम है ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि ऑपरेंड का साइज आपका 16 बिट का है, डाटा आपका 16 बिट का है, डेस्टिनेशन आपकी रजिस्टर है, लिहाजा 16 बिट के CX के कंटेंट्स ऐड होंगे, मेमोरी से 16 बिट का डाटा रीड करके जो कि आपका डाटा सेगमेंट और आपका जो ऑफसेट वैल्यू है इसके साथ ऐड होगा, और ये ऐड होने के बाद आपका ये मेमोरी से 16 बिट की कंटेंट उठा के और CX में ऐड करके और इसका रजिस्टर CX रजिस्टर में रिजल्ट सेव होगा। तो ये आपके 16 बिट के ऑपरेशन है। ऐसे ही फॉर एग्जांपल ऐड AL EBX, तो आपका EBX ऑफसेट के साथ मेमोरी रीड होगी, 8 बिट का ऑपरेशन होगा। ऐसे आपका ये रिलेटिव है जिसमें ऐड BX SI +8, तो आपकी 8 एक डेसिमल वैल्यू है, ये प्लस SI के कॉन्टेंट्स और प्लस जो है वो DS के साथ मेमोरी रीड होगी और मेमोरी से आपके 16 बिट के कंटेंट्स आएंगे एंड सो ऑन, चलते जाए इसी तरह से। आखिरी इंस्ट्रक्शन आप देखें तो इसमें है ऐड बाइट PTR फिलहाल भूल जाएं। ये आपकी आखिरी इंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें आपका लिखा हुआ है ऐड और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है DI,3। अब इसमें हम एक इमीडिएट वैल्यू ले रहे हैं जिसको मेमोरी की लोकेशन जिसको DI के ज़रिए से एड्रेस किया जाएगा मेंशन कर रहे हैं। अब जो इमीडिएट वैल्यू 3 है, ये 3 भी हो सकती है, 03 यानी 1 बाइट की भी हो सकती है, 0003, 2 बाइट की भी हो सकती है, 000003, 4 बाइट की भी हो सकती है। तो यहाँ आपको ये मालूम नहीं होगा या नहीं मालूम हो रहा
कि आपका ऑपरेशन साइज क्या होना चाहिए, आप कितने बाइट का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए कि मेमोरी आपको सिर्फ एक बाइट का जो लोकेशन है वो आइडेंटिफाई करती है। तो यहाँ हमने फिर एक लिखा बाइट पीटीआर। तो इस बाइट पीटीआर के जरिए से मालूम हो गया कि ऑपरेशन आपका बाइट वाइड है, 1 बाइट टू 1 बाइट ऑपरेशन है। लिहाजा डीआई के जरिए से आपका जो मेमोरी लोकेशन एक्सेस होगा वो 1 बाइट का होगा, उसमें 3 ऐड होगा और उस लोकेशन के अंदर आपका 3 प्लस प्रीवियस वैल्यू वो ऐड होके नया आंसर आपका इस लोकेशन में आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये ऑपरेशन 2 बाइट का कह रहे हैं तो यहाँ बाइट पीटीआर के बदले वर्ड पीटीआर लिखेंगे। उस सूरत में मेमोरी लोकेशन आपकी 2 बाइट्स को आइडेंटिफाई कर रही होगी। जिस लोकेशन को आइडेंटिफाई करेगी वो आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट होगी, और +1 उससे जो अगली लोकेशन है वहाँ उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट होगी, हाई बाइट होगी। तो आपका 2 बाइट का डाटा, उसमें आपका 3 की वैल्यू ऐड होगी और आपका आंसर भी 2 बाइट का बनेगा। और यहाँ बाइट पीटीआर के बजाय, वर्ड पीटीआर के बजाय डी वर्ड पीटीआर लिख देंगे तो फिर ये आपका 4 बाइट का डाटा होगा। तो मेमोरी से 4 बाइट का डाटा होगा, उसमें आपका 3 की वैल्यू ऐड होगी और उसका आंसर भी 4 बाइट का बनेगा और वो मेमोरी की लोकेशन में जाके सेव हो जाएगा। सो अगेन आई रिपीट, खुलासा सारी बात का क्या है कि आपको इंस्ट्रक्शन में बताना है कि करना क्या है। वो तो आपको जो उसका निमोनिक है, ऐड सी सब्ट्रैक्ट एटसेट्रा एटसेट्रा, उससे मालूम हो जाएगा। और ऑपरेशन आपका रजिस्टर टू रजिस्टर भी हो सकता है, रजिस्टर टू मेमोरी भी हो सकता है, मेमोरी टू रजिस्टर भी मेमोरी टू मेमोरी भी हो सकता है। रजिस्टर टू रजिस्टर होगा तो आपका रजिस्टर से, रजिस्टर के नाम से डेस्टिनेशन, सोर्स और डाटा साइज सब मालूम हो जाएगा। अगर आपका रजिस्टर टू मेमोरी है तब भी आपके रजिस्टर के नाम से डाटा का साइज भी मालूम हो जाएगा, डेस्टिनेशन सोर्स भी मालूम हो जाएगा। प्रॉब्लम सिर्फ उस वक्त आएगा जबकि आपका सॉर्ट ऑफ इमीडिएट हो विद मेमोरी या मेमोरी टू मेमोरी हो। उस सूरत में मेमोरी की लोकेशन तो सिर्फ 1 बाइट को आइडेंटिफाई करती है, लेकिन मेमोरी में डाटा आपका 1 बाइट का, 2 बाइट का, 4 बाइट का, 8 बाइट का, कुछ भी हो सकता है। उस सूरत में कंजेक्टिव जो आपकी एड्रेस है उससे नेक्स्ट 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 जो लोकेशंस होती हैं उसमें आपकी हायर 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 बाइट्स जो है वो डाटा की मेमोरी के अंदर मौजूद होती है। तो वहाँ यहाँ फिर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए असेंबली की कमांड के अंदर ये बाइट पीटीआर, वर्ड पीटीआर, डी वर्ड पीटीआर टाइप के असेंबलर डायरेक्टिव लिखने पड़ेंगे, जिससे कंपाइलर को, जिससे प्रोसेसर को पता चल जाएगा कि ऑपरेशन का डाटा साइज क्या है, 1 बाइट का, 2 बाइट का, 4 बाइट का। ठीक हो गया। अब इस सारे डिस्कशन में कोई सवाल हो तो पूछ लें। अगेन मैं फिर एक खुलासा बता दूं कि इंस्ट्रक्शन में क्या करना है वो आपका जो निमोनिक है शुरू में लिखा हुआ वहां से मालूम होगा, और किस किस डाटा के ऊपर करना है और उसकी पॉसिबिलिटीज विद रिस्पेक्ट टू साइज एंड विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन वो आपकी इंस्ट्रक्शन में मेंशन होती हैं। विद रिस्पेक्ट टू साइज 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, और विद रिस्पेक्ट टू लोकेशंस रजिस्टर टू रजिस्टर, रजिस्टर टू मेमोरी या मेमोरी टू मेमोरी। इसके ऊपर कोई सवाल हो तो पूछ लें। इन द मीन वेल मैं ये करता हूँ कि मैंने तो यहाँ सिर्फ एक ऐड की एग्जांपल लगाई थी, बुक में मैं आपको दिखा देता हूँ कि बुक में और भी बहुत सारी जो है वो ऑप्शन जो है वो टेबल के अंदर डिस्कस की हुई। तो ये हमारी बुक है, कहाँ है बुक? बुक का है भाई, मेरी बिजली की बुक। ये बुक। अब इस बुक के हम 5 चैप्टर खोल लेते हैं। तो यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ कि ये चैप्टर 5 थोड़ा सा पढ़ा कर लेते हैं। अरिथमेटिक एंड लॉजिक। अभी आपको ये बुक नजर आ रही है? क्यों भाई, नजर आ रही है आपको? हाईलाइट हुई भी? यस सर। ठीक है। हमने अभी, मैंने आपको जो हाथ पे लिखे हुए नोट्स उसमें दिखाया। अब इसमें जो है वो ये बारी बारी बताता है कि ये देखिए मैंने ऐड की सारी मुख्तलिफ ऑप्शन डिस्कस की थी।
अब ये ऐड के साथ ना मुख्तलिफ और भी आपको जो है ना एग्जांपल्स बताएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देखें, इंक्रीमेंट की एग्जांपल मैंने खैर वहाँ भी दी हुई है, और बल्कि वहीं से देख लेते हैं। फिर ये ऐड सी की एग्जांपल है कि ऐड विद कैरी, तो इसमें क्या होगा कि ए एल और ए एच ऐड होगा, साथ कैरी भी ऐड होगी। ए डी सी ऐड विद कैरी, तो आपके दो ऑपरेंड्स हैं, साथ कैरी भी ऐड हो रही है। ठीक हो गया। इसी तरह से ये इंस्ट्रक्शन सब्ट्रैक्शन की है, तो सब्ट्रैक्शन में फॉर एग्जांपल देखें आप, तो सब्ट्रैक्ट सी एल कॉमा बी एल, तो सी एल माइनस बी एल परफॉर्म होगा, आंसर सी एल में आएगा। ठीक है। और आपका जो एस बी बी है तो आपका सब्ट्रैक्ट थ्रू बोरो होगा, डिक्रीमेंट जो है -1 होगा, और ये एस बी बी आपका सब्ट्रैक्ट थ्रू बोरो होगा जो आपकी पिछली कैरी है। तो ए एल माइनस ए एल, ए एच माइनस ए एल और माइनस कैरी। एक मिनट मैं फोन सुन लूँ। अच्छा जी, वापस हम इसको दोबारा चैप्टर 5 पे आ जाते हैं। तो ये ऐड की हमने जो एग्जांपल डिस्कस की, और ऐड के साथ ये इंक्रीमेंट की एक एग्जांपल डिस्कस की, और सारी एक एक इंस्ट्रक्शंस जो है वो डिस्कस की। तो बुक में आपको हर इंस्ट्रक्शन की कॉरस्पॉन्डिंग तफसीली टेबल्स गिवन है, जिसमें हर तरह की जो ऑप्शंस हैं साइज वाइज और ऑपरेंड्स डेस्टिनेशन वाइज सारे डिस्कस किए हुए हैं। यहाँ मैंने सिर्फ एक एक एग्जाम्पल डिस्कस किए। मसलन इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट ऐसी इंस्ट्रक्शन है जिसमें आपका सिर्फ एक ऑपरेंड चाहिए। वो ऑपरेंड आपका रजिस्टर भी हो सकता है, वो ऑपरेंड आपका मेमोरी लोकेशन भी हो सकता है। ठीक हो गया। अगेन अगर आपका मेमोरी लोकेशन होगा तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि डाटा का साइज क्या होगा। अगर आपका रजिस्टर है तो रजिस्टर के नाम से डाटा का साइज मालूम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इंक्रीमेंट BL, तो BL के नाम से मालूम हो गया कि ये आपका 8 बिट का रजिस्टर है, लिहाजा ये आपका 8 बिट का इंक्रीमेंट है। BL में 1 ऐड होगा और उसका आंसर भी BL में सेव हो जाएगा। अब हमने आगे लिखा इंक्रीमेंट, अभी आप वर्ड PTR को भूल जाएं, इंक्रीमेंट SI स्केयर ब्रैकेट्स के अंदर। तो स्केयर ब्रैकेट के अंदर का मतलब ये हुआ कि ये मेमोरी है और आपका डाटा सेगमेंट और SI ये दोनों ऐड होके आपका 20 बिट का फिजिकल मेमोरी एड्रेस बनाएंगे। वो एड्रेस आपका सिर्फ 1 बाइट का होगा। लेकिन अब आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि उस लोकेशन के अगेंस्ट 1 बाइट का डाटा है या 2 बाइट का डाटा है या 4 बाइट का डाटा है। तो यहाँ हमने लिखा वर्ड PTR। वर्ड PTR का मतलब है कि आपका 2 बाइट का डाटा है, तो लिहाजा मेमोरी लोकेशन से एक नहीं बल्कि 2 बाइट सिलेक्ट होंगी। उन 2 बाइट में इंक्रीमेंट 1 + 1 होगा, और उसका आंसर भी आपका जो वही मेमोरी लोकेशन है 16 बिट की वहाँ पे जाके सेव हो जाएगा। ऐसे सब्ट्रैक्ट है, तो अगर ये आगे एग्जांपल जो लिखी हुई है आपकी रजिस्टर टू मेमोरी, तो CH आपका रजिस्टर है जिससे मालूम हो गया कि 8 बिट का डाटा है, और BP आपका जो है वो मेमोरी लोकेशन है। तो आपकी SSBP के ज़रिए से मेमोरी रीड होगी, वहाँ से आपका 8 बिट का डाटा आएगा, CH में से माइनस होगा, और जो रिज़ल्ट है वो CH रजिस्टर में सेव हो जाएगा। और सब्ट्रैक्ट थ्रू बारो होगा, तो आपका जो है वो DI में से
मेमोरी लोकेशन के कंटेंट्स भी माइनस होंगे 16 बिट के, और कैरी भी माइनस होगी, और उसका आंसर DI में सेव हो जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ मैंने सिर्फ एक एक इंस्ट्रक्शन लिखी है। बुक में आप देखेंगे तो वो पूरे पूरे टेबल बने हुए हैं, और जिसमें उसकी जितनी जितनी और पॉसिबल कोई ऑप्शंस हो सकती हैं वो डिस्कस की हुई हैं, तो वो आप बुक के टेबल से उसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। थोड़ी सी चीज़ जो समझने वाली है वो मल्टीप्लिकेशन के ऊपर समझने वाली है, वो आप देख लें कि दो तरह की इंस्ट्रक्शन है। एक सिंपल मुल मल्टीप्लिकेशन, ये आपकी अनसाइंड मल्टीप्लिकेशन है, और आई मुल ये आपकी इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन है, जिसमें आपकी जो साइन वैल्यू है वो भी कैटर करती है। और साइन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आपको अच्छी तरह से पता होगा कि आपका साइन नंबर होगा तो आपकी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो आपकी साइन बिट कहलाएगी, जिसमें 0 का मतलब ये है कि आपका ये पॉजिटिव नंबर है, और 1 का मतलब ये है कि ये आपका नेगेटिव नंबर है। और नेगेटिव नंबर की सूरत में आपका जो नंबर है वो आपका 2's कंप्लीमेंट नोटेशन के अंदर होगा, वो आपका नंबर 2's कंप्लीमेंट नोटेशन की शक्ल में होगा। और मल्टीप्लिकेशन में भी प्लस टू प्लस और माइनस टू माइनस अगर मल्टीप्लिकेशन होती है तो उसका आंसर पॉजिटिव में आता है, और जबकि अगर प्लस टू माइनस या माइनस टू प्लस आपकी मल्टीप्लिकेशन होती है तो उसका आंसर आपका माइनस में आता है। ठीक हो गया। तो जो आपकी आई मोल है ये आपकी इंटीग्रल साइंड मल्टीप्लिकेशन है, जिसमें आपका जो साइन का वैल्यू है वो भी कैटर की जाती है। और जो सिर्फ मोल है ये आपका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लिकेशन है, जिसमें साइन नहीं है बल्कि सिर्फ आपका 8 बिट का या 16 बिट का नंबर है जो सारे का सारा मैग्नीट्यूड है, और उसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। ऐसे डिव के साथ है, आपका डिव और आई डिव दो आपकी इंस्ट्रक्शंस होंगी। डिव आपकी जो है वो सिंपल डिवीजन है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और आई डिव जो है वो आपकी इंटीग्रल डिवीजन है जो आपकी साइंड डिवीजन है, जिसमें आपका नंबर साइन फॉर्मेट में लिखा हुआ होगा, और जिसमें आपकी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो आपकी साइन बिट होगी। 0 का मतलब है पॉजिटिव नंबर, और 1 का मतलब है नेगेटिव नंबर, और 1 का मतलब है कि वो नंबर आपका 2's कंप्लीमेंट फॉर्मेट में नेगेटिव के तौर पे लिखा हुआ है। और अगेन प्लस टू प्लस आपकी जो डिवीजन होगी उसका आंसर भी प्लस में आएगा, और माइनस टू माइनस की जो डिवीजन है उसका आंसर भी आपका प्लस में आएगा, और प्लस टू माइनस माइनस टू प्लस की जो डिवीजन है उसका आंसर आपका माइनस में आएगा। ये आपको मैथमेटिक्स के हिसाब से बात मालूम है। मल्टीप्लिकेशन में कुछ चीज़ें और डिफरेंट हैं और इंस्ट्रक्शन के मुकाबले में, वो ये हैं कि आपकी एडिशन सब्ट्रैक्शन इस तरह की जितनी इंस्ट्रक्शंस हैं उनमें आपको डेस्टिनेशन और सोर्स दोनों बताने पड़ते हैं, और वो दोनों वेरिएबल हो सकते हैं। कोई से भी रजिस्टर सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई सी भी मेमोरी लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में कुछ चीज़ें फिक्स हैं। मल्टीप्लिकेशन के केस में कुछ चीज़ें फिक्स हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये पहली इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है जिसमें लिखा हुआ है मोल CL, सिर्फ इतना लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई CL। तो आप देखें इसमें सिर्फ एक ऑपरेंड का जिक्र है, किसी और ऑपरेंड का जिक्र नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन में एक बात फिक्स है कि आपकी मल्टीप्लिकेशन के लिए जो दूसरा कंटेंट है वो आपका A रजिस्टर होगा। और मल्टीप्लिकेशन में दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक ऑप्शन आपकी है 8 बिट मल्टीप्लिकेशन, और एक आपकी ऑप्शन है 16 बिट मल्टीप्लिकेशन। अगर आपकी 8 बिट मल्टीप्लिकेशन है तो उस सूरत में आपका एक कंटेंट इंस्ट्रक्शन के अंदर लिखा हुआ होगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है मल्टीप्लाई CL या मल्टीप्लाई 44। तो ये आपकी मल्टीप्लिकेशन इमीडिएट की फॉर्म में भी लिखी जा सकती है और रजिस्टर की फॉर्म में भी लिखी जा सकती है। तो आप 8 बिट का जो कंटेंट है उसको मेंशन करेंगे और उसको मेंशन करके कहेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई किससे करना है? मल्टीप्लाई अगर 8 बिट का होगा तो AL से करना है। इसका मतलब ये होगा कि आपने AL के अंदर पहले से एक वर्ड, एक नंबर सेव किया हुआ होगा, वो एक तरह से मल्टीप्लिकेंड होगा, और इंस्ट्रक्शन में आप मल्टीप्लायर स्पेसिफाई करेंगे 8 बिट का, चाहे रजिस्टर के नाम के ज़रिए से हो, चाहे इमीडिएट वैल्यू के ज़रिए से हो। तो AL और वो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगी। और ये आपको अच्छी तरह से इल्म है कि बाइनरी नंबर में अगर मल्टीप्लिकेशन होती है तो वो तकरीबन डबल स्पेस लेती है। तो अगर 8 बिट और 8 बिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 16 बिट में आएगा। 16 बिट और 16 बिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 32 बिट में आएगा। तो इस केस में जो आपकी डेस्टिनेशन है वो भी फिक्स है और वो AX रजिस्टर है।
तो अगर आपका 8 बिट का मल्टीप्लिकेशन होगा तो आपका एक नंबर मल्टीप्लिकेंड का AL में से आएगा और दूसरा नंबर मल्टीप्लायर का वो आपकी इंस्ट्रक्शन में से आएगा। वो कोई रजिस्टर का नाम भी हो सकता है और वो कोई इमीडिएट वैल्यू भी हो सकती है। अब वो नंबर और AL का जो 8 बिट के काउंटेंट है आपस में मल्टीप्लाई होंगे और जो इसका रिजल्ट बनेगा वो रिजल्ट आपका AX रजिस्टर में जो 16 बिट का रजिस्टर है सेव हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो 16 बिट की है, जैसे अगली इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, अगली इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अगली इंस्ट्रक्शन, इसमें लिखा हुआ है मल्टीप्लाई CX। इसमें आपने 16 बिट का एक मल्टीप्लायर जो है मेंशन किया। उस सूरत में ये आपकी 16 बिट टू 16 बिट मल्टीप्लिकेशन है और उस सूरत में आपका ऑपरेशन ये होगा कि AX में आपका 16 बिट का मल्टीप्लिकेंड पड़ा हुआ होगा और CX के ज़रिए से आपको 16 बिट का मल्टीप्लायर मिलेगा। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और इसका आंसर जो है वो 16 बिट के साथ 32 बिट का आंसर बनेगा। और वो 32 बिट का आंसर जो है वो दो रजिस्टर्स हैं, DX और AX। जो हायर 2 बाइट्स हैं वो DX में चली जाएंगी और जो लोअर 2 बाइट्स हैं वो AX में चली जाएंगी। तो इन दो रजिस्टर्स के अंदर आपका 32 बिट का जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है वो जाकर सेव होगा। ठीक हो गया। अगेन आई रिपीट कि आपकी मल्टीप्लिकेशन की मैग्नीट्यूड वाइज दो ऑप्शंस हैं, 16 बिट टू 16 बिट या 8 बिट टू 8 बिट। और दोनों सूरतों में आपका जो मल्टीप्लिकेंड है वो फिक्स है। 8 बिट का मल्टीप्लिकेंड होगा तो AL होगा और 16 बिट का मल्टीप्लिकेंड होगा तो वो AX होगा। ठीक हो गया। आपको इंस्ट्रक्शन में सिर्फ मल्टीप्लायर बताना है, जो आपका रजिस्टर भी हो सकता है 8 बिट का या मेमोरी लोकेशन भी हो सकती है 8 बिट की, और जो आपका रजिस्टर भी हो सकता है 16 बिट का या रजिस्टर भी हो सकती है आपकी मेमोरी लोकेशन। तो आपका 8 बिट का मल्टीप्लिकेशन AL के और दूसरे नंबर के साथ होगा जो आप इंस्ट्रक्शन में बताएंगे, उसका रिजल्ट आपका 16 बिट का AX रजिस्टर में सेव होगा। और अगर 16 बिट की आपकी मल्टीप्लिकेशन है तो एक नंबर आपका मल्टीप्लिकेंड का AR में पड़ा, AX में पड़ा होगा और आपका जो मल्टीप्लायर है वो आपको इंस्ट्रक्शन में बताया जाएगा। वो आपका रजिस्टर भी हो सकता है और आपका मेमोरी लोकेशन भी हो सकता है। तो वो आपका 16 बिट का नंबर AX के साथ जो 16 बिट का नंबर है मल्टीप्लाई होगा। इसका आंसर 32 बिट का बनेगा और 32 बिट का आंसर दो रजिस्टर्स DX और AX में सेव होगा। ऊपर की जो दो बाइट्स हैं वो DX में और जो नीचे की दो बाइट्स हैं वो AX में आंसर के तौर पे सेव होंगी। ये बीच में एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई एग्जांपल के तौर पे, ये आपकी मेमोरी के साथ मल्टीप्लिकेशन की एक एग्जांपल लिखी हुई है कि आई मोल बाइट PTR BX। तो ये BX जो है वो इसके ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट डली हुई है और स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट करती है ये आपकी मेमोरी लोकेशन है। तो BX और DS के साथ आपकी मेमोरी लोकेशन एक्सेस होगी और बाइट PTR बता रहा है कि ये आपका 1 बाइट का डाटा है, लिहाजा मेमोरी से 1 बाइट का डाटा आएगा। वो 1 बाइट का डाटा AL के साथ मल्टीप्लाई होगा, आंसर उसका AX रजिस्टर में सेव होगा। और आई मूल ये बता रहा है कि ये आपकी मल्टीप्लिकेशन साइंड मल्टीप्लिकेशन है, जिस सूरत में आपका जो दोनों नंबर्स का साइन है प्लस और माइनस वो भी मैच करेगा और उसके हिसाब से जो आपका आंसर बनेगा वो भी उसी हिसाब से बनेगा। इस सारी में डिस्कशन में कोई बात आपके सवाल में हो तो पूछ लें। एक्सक्यूज मी सर, जी जी, ये SBB से क्या मुराद है? कहाँ लिखा हुआ SBB सब्ट्रैक्ट? ये तो पिछली बात थी, सब्ट्रैक्ट थ्रू बोरो। सबसे ऊपर की जो पहली लाइन की आप बात कर रहे हैं तो ये आपसे मैंने कहा था एडिशन सब्ट्रैक्शन मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस का जिक्र किया था। तो ये सब्ट्रैक्शन थ्रू बोरो है। इसका मतलब क्या हुआ? SBB DI BP +2। तो सब्ट्रैक्ट थ्रू बोरो का मतलब ये है कि DI के कंटेंट्स माइनस मेमोरी लोकेशन के कंटेंट्स जो कि मेमोरी आपकी एक्सेस होगी बेस पॉइंटर के थ्रू और उसमें प्लस रिलेटिव 2 का नंबर ऐड होगा। तो आगे इसकी डिस्क्रिप्शन राइट साइड पे लिखी हुई है कि आपका डेस्टिनेशन DI है तो DI में रिजल्ट सेव होगा। आपका ऑपरेशन क्या है कि DI माइनस मेमोरी की लोकेशन जहां से आपका 16 बिट का डाटा आएगा माइनस कैरी।
तो ये आपका ऑपरेशन होगा जिसमें DI माइनस मेमोरी के 16 बिट माइनस कैरी, इसका जो आंसर बनेगा तो वो आपका DI रजिस्टर में सेव होगा। और जो मेमोरी होगी, मेमोरी आपकी स्टैक सेगमेंट और बेस पॉइंटर प्लस 2, बेस पॉइंटर की वैल्यू उसमें 2 ऐड होगा, ये सारा मिलके स्टैक सेगमेंट में ऐड होगा। इससे आपकी मेमोरी की लोकेशन बनेगी। उस मेमोरी की लोकेशन से 2 बाइट का डाटा रीड होगा। वो 2 बाइट का डाटा DI में से माइनस होगा, उसमें से कैरी भी माइनस होगा, और उसका जो आंसर बनेगा वो DI रजिस्टर में सेव होगा। और सर ये कितने बिट का होगा ऑपरेशन? मेरे चांद DI की साइज क्या है? DI का साइज क्या है? DX का आपने 16 बताया था। DI, इस जो आप SB की बात करें ना, SBB, इसमें DI डेस्टिनेशन है। तो DI रजिस्टर के साइज का है? DI रजिस्टर का साइज क्या है? 1 बाइट 2 बाइट? बताओ ना, DI का रजिस्टर का साइज क्या है? 1 बाइट 2 बाइट? कोई और बता दो। सर 2 बाइट। 2 बाइट है। तो DI के नाम से ये आइडेंटिफाई हो गया कि ये 2 बाइट का डाटा है। तो ये आपका ऑपरेशन का जो साइज है, डाटा का साइज, वो 2 बाइट का हो। 2 बाइट का DI होगा, 2 बाइट की मेमोरी से डाटा आएगा, तो वो आपस में सब्ट्रैक्ट होगा, उसमें से कैरी भी सब्ट्रैक्ट होगी। अब जो आंसर बनेगा वो DI में सेव होगा। जी, और कोई बात मल्टीप्लिकेशन के बारे में? मल्टीप्लिकेशन के केस में आपने देखा था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह की इंस्ट्रक्शन में आप दोनों चीज़ें बताते हैं। आप डेस्टिनेशन भी बताते हैं और सोर्स भी बताते हैं, ठीक हो गया? और वो वेरिएबल है आपका, सोर्स और डेस्टिनेशन वेरी कर सकता है अमंग द रजिस्टर्स और अमंग द मेमोरी लोकेशंस, ठीक हो गया? दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि आपका डेस्टिनेशन रजिस्टर भी हो सकता है, डेस्टिनेशन आपका मेमोरी भी हो सकता है, ठीक हो गया? लेकिन मल्टीप्लिकेशन की जो इंस्ट्रक्शन है उसमें कुछ चीज़ें फिक्स हैं। नंबर 1, उसमें ये फिक्स है कि आपका मल्टीप्लिकेंड या 8 बिट का होगा या 16 बिट का होगा। 8 बिट का होगा तो वो AL में रखा हुआ होगा, 16 बिट का होगा तो AX में रखा हुआ होगा। और डेस्टिनेशन भी फिक्स है कि अगर आपका 8 बिट टू 8 बिट मल्टीप्लिकेशन होगी तो उसका आंसर 16 बिट का होगा और वो AX में जाके सेव होगा। और अगर आपकी 16 बिट टू 16 बिट मल्टीप्लिकेशन है तो उसका आंसर 32 बिट का होगा, और वो DX AX के 2 रजिस्टर्स के कम्बिनेशन के अंदर वो 32 बिट का सोल्यूशन सेव होगा। ये चीज़ें फिक्स हैं। अब सिर्फ वेरिएबल चीज़ एक है, और वो आपका मल्टीप्लायर है, जो कि आप मेंशन करेंगे इंस्ट्रक्शन के अंदर। वो आपका मल्टीप्लायर अगर आपका रजिस्टर है तो उसके नाम से पता चल जाएगा कि ये 8 बिट का रजिस्टर है या 16 बिट का रजिस्टर है। उससे उससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये आपकी 8 बिट टू 8 बिट मल्टीप्लिकेशन है या 16 बिट टू 16 बिट मल्टीप्लिकेशन है, ठीक हो गया? हाँ, अगर मेमोरी होगी तो उस सूरत में बाइट PTR या वर्ड PTR के ज़रिए से ये आइडेंटिफाई किया जाएगा कि आपका जो साइज़ है मल्टीप्लिकेशन का वो 8 बिट है या 16 बिट है, ठीक हो गया? तो मेमोरी से 8 बिट का वर्ड आएगा या 16 बिट का वर्ड आएगा, और वो आपका AL के साथ या AX के साथ मल्टीप्लाई होगा, और अगेन आंसर आपका 16 बिट का होगा तो AX में आएगा, और 32 बिट का होगा तो DX AX का जो कम्बिनेशन है उसमें आएगा। और मूल के साथ आपकी ये मैग्नीट्यूड मल्टीप्लिकेशन है, और आई मूल के साथ आपकी ये साइन मल्टीप्लिकेशन है, इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन है, जिसमें आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट साइन की है, तो आपका साइन भी कैटर होता है और आपका आंसर भी उसी हिसाब से जनरेट होता है। इसी तरह से जो आपकी डिवीजन की जो इंस्ट्रक्शन है वो भी आपकी फिक्स है विद रिस्पेक्ट टू नंबर 1। ये आपकी डिवीजन की इंस्ट्रक्शन है। तो डिवीजन की इंस्ट्रक्शन भी आपकी फिक्स है। वो ये कि आपकी डिवीजन होगी 16 बिट को डिवाइड करेंगे 8 बिट से, या 32 बिट को डिवाइड करेंगे 16 बिट से। ये दो ऑप्शन है। 16 बिट के नंबर को डिवाइड करेंगे 8 बिट से, या 32 बिट के नंबर को डिवाइड करेंगे 16 बिट से। उस सूरत में आपका जो डिविडेंड है जिसको आपने डिवाइड करना है वो आपका फिक्स है। अगर 16 बिट का होगा तो AX में पड़ा होगा, और अगर 32 बिट का है तो वो DX AX के जो कम्बिनेशन 2 रजिस्टर्स हैं इनके अंदर 32 बिट का डिविडेंड पड़ा होगा। और जो डिवाइडर है जिस नंबर से डिवाइड करना है
तो वो आपका 8 बिट का नंबर होगा या 16 बिट का नंबर होगा, तो वो आपका इंस्ट्रक्शन में मेंशन होगा। तो आपकी डिव की इंस्ट्रक्शन में या आई डिव की इंस्ट्रक्शन में 8 बिट का नंबर बताया जाएगा, या वो रजिस्टर के नाम के ज़रिए से या मेमोरी लोकेशन के ज़रिए से, या 16 बिट का नंबर बताया जाएगा रजिस्टर के नाम के ज़रिए से या मेमोरी की लोकेशन के ज़रिए से। अब ये जो डिवीजन होगी, इसके दो ऑप्शंस हैं डिवीजन के रिजल्ट के परस्पेक्टिव में। आप ये देखें, मैंने ये आगे बनाया हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपकी 16 बिट टू 8 बिट डिवीजन है, तो उस सूरत में आपका ये आपको मैंने ये डायग्राम में हाईलाइट की है, या देखें आप इसको, तो आप देखें कि अगर आपका 16 बिट की डिवीजन है तो AX में आपका डिविडेंड पड़ा होगा 16 बिट का नंबर। और फॉर एग्जांपल ये इंस्ट्रक्शन थी div CL, तो हमने 8 बिट का एक नंबर थ्रू रजिस्टर CL मेंशन किया, तो AX को डिवाइड करेंगे CL के साथ, और CL के साथ डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा राइट साइड पे उसका आपका क्वोशंट है, जिसका जो इसका आंसर है वो AL में जाके सेव होगा। अगर आपके इस डिवीजन में कंप्लीट डिवीजन नहीं होती तो जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका AH में जाके सेव होगा। तो डिवीजन के केस में एक आपका क्वोशंट होता है जिस नंबर से आपकी कंप्लीट डिवीजन हो पाती है, और दूसरा आपका रिमाइंडर होता है। अगर आपकी कंप्लीट डिवीजन हो जाए तो रिमाइंडर में 0 आ जाएगा, अदरवाइज आपके AL में क्वोशंट जो आपका डिवीजन का आंसर है वो आ जाएगा, और AH में आपका जो रिमाइंडर है अगर कुछ बचता है तो वो आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपकी 32 बिट की डिवीजन है तो उस सूरत में ये नीचे वाला ऑप्शन आपको मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये वाला। फॉर एग्जांपल ये इंस्ट्रक्शन थी जिसमें div CX लिखा हुआ था, तो CX आपका 16 बिट का डिवाइडर है, तो उस सूरत में DX AX ये आपका 32 बिट का नंबर होगा डिविडेंड, इसको डिवाइड करना होगा, और इस नंबर को हम CX से 16 बिट के नंबर से डिवाइड कर रहे होंगे। इस सूरत में आपका जो क्वोशंट है, जो आपका डिवीजन का आंसर है, वो AX में स्टोर होगा, और अगर आपका कोई रिमाइंडर बचेगा तो वो DX में स्टोर होगा। अगर रिमाइंडर नहीं बचेगा, कंप्लीट डिवीजन हो जाएगी, तो DX में 0 आ जाएगा और AX में आपका डिवीजन का आंसर आ जाएगा। और ये डिव के साथ अगर आई डिव होगा तो उस सूरत में इस डिवीजन के अंदर जो साइन का जो फॉर्मेट है वो भी कैटर किया जाएगा, और आंसर भी आपका साइन नंबर होगा। तो अगर आपका नेगेटिव आंसर आएगा तो आपका टूस कंप्लीमेंट की फॉर्म में होगा, जिसमें आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 होगी जो आपके नेगेटिव नंबर को बताएगी, और अगर पॉजिटिव आंसर आएगा तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपकी 0 होगी जो आपके पॉजिटिव नंबर को इंडिकेट करेगी। एनी क्वेश्चन? ये हमने अभी सारी जो डिफरेंट तरह की अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस थी उसके फॉर्मेट को डिस्कस किया। अगेन हर इंस्ट्रक्शन के केस में क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो, और ऑपरेंड्स कौन कौन से हैं, किन किन के दरमियान ऑपरेशन परफॉर्म होगा, रिजल्ट कहाँ जाके सेव होगा, ये हर इंस्ट्रक्शन के परस्पेक्टिव में चीज़ें हैं जिनको आइडेंटिफाई करना और समझना ज़रूरी है। क्या ऑपरेशन करना है, किन किन के दरमियान करना है, रिजल्ट कहाँ जाके सेव होना है। सर आपसे ये भी जब कभी यूज पूछा जाएगा, जी जी क्या हुआ सर ये इनका यूजेस कहाँ पे है? मेरे चांद, जब हम प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें आप मुख्तलिफ तरह के अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहेंगे तो वहाँ ये इन इंस्ट्रक्शंस को इस्तेमाल करेंगे। अभी आगे चल के एक एग्जांपल भी डिस्कस कर लेंगे, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से इन इंस्ट्रक्शंस को हम एक सीक्वेंस में किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज आप बुक खोल के देखेंगे तो बुक में आपको जी 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 सर फर्स्ट जी वाली बोलो, इंस्ट्रक्शन काइंडली रिपीट कर दीजिएगा, मेरा नेट का लैग आ गया था। कौन सी वाली? सर वो SBBDIBP+2 वाली। ये सबट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन है जो सबट्रैक्ट थ्रू बारो है। तो पहले जो आपका DI लिखा हुआ है ये आपका डेस्टिनेशन भी है, और DI से मालूम हुआ कि ये आपका रजिस्टर है 16 बिट का, तो यहाँ आपका इस ऑपरेशन का जो रिजल्ट है वो सेव होगा। तो DI माइनस आपका BP+2 ये आपकी मेमोरी लोकेशन है, तो इस मेमोरी लोकेशन से आपका 2 बाइट का डाटा आएगा, वो DI में से सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस कैरी सब्ट्रैक्ट होगी, और जो आंसर निकलेगा बनेगा वो आपका DI रजिस्टर में सेव होगा। गोया इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद आपका जो DI है उसके ओरिजिनल कॉन्टेंट्स खत्म हो जाएंगे, उसमें आपका जो रिजल्ट है वो सेव हो जाएगा। लेकिन ऑपरेशन से पहले DI में आपका नंबर होगा जिसमें से
एक और नंबर सेव होगा जो मेमोरी में से आएगा, और कैरी भी माइनस होगी जो कैरी बिट में से आएगी, और इसके माइनस होने के बाद जो सोल्यूशन बनेगा वो आपका 16 बिट का DI रजिस्टर में सेव होगा। तो बुक में आप देखेंगे तो हर इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट मल्टीपल उसकी ऑप्शंस की एग्जांपल भी गिवन है, और मुख्तलिफ प्रोग्राम की जो एग्जांपल्स हैं उनके ज़रिए से इनका यूजेज भी जो है वो गिवन है। तो यहाँ आपको जो बेसिक ऑपरेशन है वो आपको एक दफ़ा समझा दिया, और एक आदि दो एग्जांपल के ज़रिए से जो प्रोग्राम में जिस तरह सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो भी अभी हम आज के लेक्चर में देख लेंगे। बकिया फिर आप बुक खोल के तो बुक में जो आपकी एग्जांपल्स और टेबल्स बने हुए उनमें से बकाया जो रिमेनिंग इसकी पॉसिबल ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, यहाँ तक को बात हो तो पूछें, फिर इससे आगे मूव करते हैं। करें मूव आगे? आपने नहीं कहा, मैंने खुद ही कर दिया मूव आगे। अच्छा जी, अभी 5 मिनट की ब्रेक करते हैं, और 5 मिनट में मैं पानी शानी पी लूँ, और फिर 5 मिनट बाद दोबारा शुरू करते हैं। ठीक है।